सबको दिख रहा है? यस सर। ओके चलो, अब इंड एस 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट एएस, एक एग्जाम छोड़ के एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन होता ही होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वाले एएस में है ये इम्पेयरमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जितने एएस मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा, अब जब एएस खत्म हो जाएंगे, मतलब 12 एएस ही है आपको, 12 एएस में से 8-10 खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कितने एएस इंपॉर्टेंट है जो आपको क्या करना है, कंसिडर करना है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। क्लियर है? ओके तो देखो, इंड एस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ असेट? इम्पेयरमेंट ऑफ असेट क्यों हमें करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट, पहले तो वो समझना पड़ेगा। तो इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? थोड़ा भी नॉलेज है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट? नो सर। ओके नो। हाँ हाँ अच्छा, हाँ व्हाट यू मीन टू से, मैं बोल रहा हूँ मे बी। हाँ सही है, आई एम गेटिंग यू। सही है, मतलब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से हमारी एसेट जो है उसकी वैल्यू मार्केट में कम हो जाती है। तो वो जो मार्केट में वैल्यू कम हुई वो हमारे अकाउंट्स में भी दिखाना पड़ेगा ना, कि ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इंक्रीज हमारी वैल्यू कुछ कम हुई है, वो हमें कम दिखाना पड़ेगा। तो वो जो कम हुई वैल्यू, वो हमें अकाउंटिंग कैसे करना है, जो वैल्यू कम हुई उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट, ठीक है। तो ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चांसेस, हमारा कोई भी एसेट है, हमने एसेट दिखा दिया है, अब एसेट की वैल्यू जो है मार्केट में, अब उसका अपडेटेड वर्जन आ चुका है। सपोज एम्ब्रॉयडरी का हमारा बिजनेस है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस है, तो एम्ब्रॉयडरी के लिए मशीनरी होती है, हमने एक मशीनरी लगा दी, अब सीधा 2 महीने के अंदर एक अपडेटेड मशीनरी आ गई एम्ब्रॉयडरी में, तो वो अपडेटेड मशीनरी की आने की वजह से आपका जो टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेज हो गया, तो आपकी वैल्यू मार्केट में कम हो जाएगी। अब तो मार्केट में जो इफेक्ट होगी कम होने की, वो इफेक्ट आपको अकाउंटिंग में भी दिखानी पड़ेगी। तो वो इफेक्ट जो हुई, वो मार्केट में आपका जो लॉस हुआ, उसको क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट। तो बस वही है इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट का मतलब यहाँ पे वही बताया हुआ है कि इम्पेयरमेंट ऑफ असेट मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल मार्केट और इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। चेंजेस टेक्नोलॉजिकल या मार्केट या इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की वजह से आपकी असेट की वैल्यू जो कम हो रही है उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट। कैसे वैल्यू करना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ यहाँ पे ये नोट्स में दी हुई है, डोंट वरी, ठीक है। तो सर दिस इंड एस इज एप्लीकेबल टू फॉलोइंग असेट, ये इतनी ही असेट के ऊपर एप्लीकेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ बोल दी है उन्होंने कि सर कौन सी एसेट के ऊपर आप ये इम्पेयरमेंट का फॉर्मूला लगा सकते हो, मतलब ये इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स जो एएस है कौन सी एसेट के ऊपर लगाना है आपको। तो वो चीज़ उन्होंने बोली है क्या सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। इंड एस 16 के अंदर आपने जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने जो क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर आपने जो क्या किया है, एसेट क्रिएट की हुई है, उसकी वैल्यू कम होगी, वो यहाँ पे इम्पेयर हो सकती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आपको एएस है नहीं, पर इंड एस 40 में भी आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप रेज करते हो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको इंड एस 16 के अंदर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, उसका लॉजिक के बारे में, जब हमने बाइफर्केशन किया था एसेट्स का। तो वो जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसका भी इम्पेयरमेंट होगा, तो वो भी इसी एएस के हिसाब से होगा। सर इंटेंजिबल एसेट, अभी आज ही हमने पढ़ा इंड एस 38, इंड एस 38 के हिसाब से अगर कोई भी हुआ तो इन दैट सिनेरियो वो भी क्या होगा, इंटेंजिबल असेट। और 103 सर कॉम्बिनेशन, हम जब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन में भी गुडविल क्रिएट होती है, तो वो गुडविल का इम्पेयरमेंट भी इसी एएस के हिसाब से होगा। तो सर 4 ही टाइप की एसेट है जिसमें अंदर ये इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स का लगेगा एएस, ठीक है सर। 4 ही टाइप की एसेट, सर कौन सी, इंड एस 16 के हिसाब से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो क्रिएट हुआ है वो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो क्रिएट हुआ है वो, इंटेंजिबल एसेट जो क्रिएट हुआ है वो, गुडविल इन कॉम्बिनेशन जो क्रिएट हुआ है वो, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है सर। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑन इंडिविजुअल एसेट, अब कैसे रिकॉग्नाइज करना है, देखो ये इतना अच्छा एएस है, इतना लॉजिकल एएस है, मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माई फेवरेट एएस, क्योंकि इसके अंदर लॉजिक्स बहुत अच्छे हैं, प्रिसाइजली लॉजिक उन्होंने बताए हुए हैं, उस तरह से हमें जाना है। तो उन्होंने बोला है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑन एन इंडिविजुअल एसेट। सर आपको क्या करना है, एक एक चीज़ बताता जाऊंगा तो आपको समझ आती जाएगी। सर इम्पेयरमेंट लॉस अगर किसी इंडिविजुअल एसेट में है, इंडिविजुअल एसेट, हाँ, हर एक एसेट को मैं इंडिविजुअली क्या करूंगा, चेक करूंगा।
तो इंडिविजुअली असेट को मैं चेक करूंगा और उसका इम्पेयरमेंट लॉस कैसे हुआ, वो सारी चीज़ कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा, उसके लिए स्टेप्स उन्होंने बताए हुए हैं। तो वो स्टेप्स हमें फॉलो करना है। स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर कैलकुलेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑन इंडिविजुअल असेट। ठीक है, स्टेप्स कौन से सर बता दो। तो स्टेप्स टू बी फॉलोड, सर फर्स्ट सबसे पहला आइडेंटिफाई वेदर द असेट इज इम्पेयर्ड। आइडेंटिफाई करो कि एसेट इम्पेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। सर अब लॉजिकली कोई चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। सर व्हाट इज़ द मीनिंग, सर बहुत बड़ा एस है, तो जल्दी से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सर उन्होंने बोला कि आपका असेट इम्पेयर हुआ है कि नहीं वो हमें समझाओ। आपका एसेट जो है वो इम्पेयर हुआ है कि नहीं। तो सर एसेट इम्पेयर हुआ है कि नहीं वो कैसे बताए, तो सर बताओ। तो उन्होंने बोला कि आप पहले क्या करो, कैरिंग अमाउंट लिखो। कैरिंग अमाउंट मतलब क्या, WDV। सर आप अपनी जो एसेट है उसकी WDV जो आपकी बुक के अंदर दिख रही है वो लिखो। तो बुक के अंदर जो दिख रही है, सपोज मेरा कैरिंग अमाउंट 1 लाख रुपीज़ है और उसके सामने उसका रिकवरेबल अमाउंट लिखो। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकवरेबल अमाउंट वो उन्होंने जो बताया वो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। पर अभी के लिए सिर्फ इतना, आपको क्या करना है, WDV के साथ रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना है। WDV के साथ अपने रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना है। अगर WDV के सामने रिकवरेबल अमाउंट 80,000 आ गया, WDV से मतलब कैरिंग अमाउंट से कम आपका रिकवरेबल अमाउंट दिख रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, अगर WDV से आपका रिकवरेबल अमाउंट कम दिख रहा है मतलब आपकी मार्केट में वैल्यू कम हो गई है। रिकवरेबल अमाउंट मतलब क्या, मार्केट से वो रिकवर करने की उसकी ताकत। तो रिकवरेबल अमाउंट मतलब क्या, मार्केट से उसकी रिकवर करने की ताकत। उसकी दो चीज़ है, इसमें दो चीज़ आती है, विच एवर इज हायर उसके अंदर कंसिडर हम करते हैं, वो चीज़ बाद में बता दूंगा। पर अभी के लिए आपको क्या समझना है, WDV आपका कैरिंग अमाउंट से कम आपकी रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगी। मतलब कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, ऐसा हो जाए। कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, तो इन दैट सिनारियो आपको ये 20,000 जो कम हुआ ना, 20,000 इम्पेयर हुआ है ऐसा मान लिया जाएगा। तो व्हेन कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, इन दैट सिनारियो आपका क्या हो गया है, मार्केट में आपकी वैल्यू कम हो गई है, आपकी एसेट की वैल्यू कम हो गई है, तो उसको इम्पेयर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको इम्पेयरमेंट का टेस्ट करना पड़ेगा। सर इम्पेयरमेंट का टेस्ट करेंगे कैसे, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, उसकी WDV लिखो और उसके सामने उसकी रिकवरेबल अमाउंट लेके आओ, दोनों को कंपेयर करो। इफ कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट देन इम्पेयरमेंट हुआ है तो ही आगे बढ़ना है, वरना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आई होप सो इतना छोटी सी जो टॉपिक मैंने बताया उसमें किसी को डाउट नहीं है। नहीं है? ओके आगे बढ़ते हैं, चलो छोटा सा। तो यहाँ पे वही लिखा है, सर पहले एसेट करो, एसेट इज इम्पेयर्ड ऐसा लिखा हुआ है, एसेट इज इम्पेयर्ड, असेट इम्पेयर हुई है इफ कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, ऐसा लिखा हुआ है। कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, क्लियर है? सो कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस। सर इम्पेयरमेंट लॉस को कैलकुलेट करो। सर इम्पेयरमेंट लॉस को कैलकुलेट कैसे करो, जो मैंने बताया डिफरेंस जो होता है वही इम्पेयरमेंट लॉस होता है। सर कैलकुलेट करो इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस इज जनरली रिकॉग्नाइज इन PNL। इम्पेयरमेंट लॉस हमेशा PNL में रिकॉग्नाइज होती है डेप्रीसिएशन की तरह। इम्पेयरमेंट लॉस भी कहाँ पे रिकॉग्नाइज होता है, PNL में। हाउएवर इफ देयर इज एनी बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व relating to impairment asset, then impairment loss is firstly recognized in revaluation surplus up to any balance existing in it। क्या है वो मैं बताता हूँ। आपके रिप्लेस इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री। सर इम्पेयरमेंट लॉस मतलब असेट की वैल्यू डिक्रीज हुई, तो सर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एसेट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। सर एसेट क्रेडिट हो जाएगा तो एसेट को क्रेडिट कर दो। डेबिट क्या होगा, सर इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट होगा। सर इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, तो लिख देंगे इम्पेयरमेंट लॉस टू एसेट, क्लियर है। पर सर उसके अलावा अगर ऐसा हुआ कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में कोई अमाउंट पड़ा हुआ है, रिवैल्यूएशन रिजर्व मतलब एसेट रिवैल्यूएशन रिजर्व हम कैसे क्रिएट करता है, होप सो पता है। इन डेज 16 में मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन रिजर्व करके भी कोई चीज़ क्रिएट होती है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में अगर कोई अमाउंट पड़ा है तो पहले उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट लिखो, इम्पेयरमेंट लॉस, फिर PNL लिखो एंड देन इम्पेयरमेंट लॉस। मतलब सिंपल है, इम्पेयरमेंट लॉस को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस को क्लोज कैसे करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व सरप्लस को डेबिट करेंगे, बैलेंस फिगर PNL में डाल देंगे, क्लियर है।
तो सर इम्पेयरमेंट कैसे होगा, क्लियर आपको बता देता हूँ लॉजिकली। सर यहाँ पे 20,000 रुपये का इम्पेयरमेंट हुआ था तो 20,000 की एंट्री हो गई, क्लियर है। अब उसके अंदर सपोज रिवैल्यूएशन रिजर्व में आपके 10,000 रुपये पड़े हुए ऑलरेडी, तो इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ पे क्रेडिट तो 20,000 हो जाएगा, डेबिट यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस में 10,000 ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो 10,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर 10,000 पीएनएल में से चले जाएंगे। वो चीज़ उन्होंने बताई है, क्लियर है। रिवैल्यूएशन रिजर्व पीएनएल टू एसेट अकाउंट, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट। किसी को डाउट है इसमें जो लॉजिकली मैंने एंट्री बताई उसमें? सुल्ताना और ओके 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 ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने बोला है रिवाइज कैरिंग अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रिवाइज कैरिंग अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। तो सर रिवाइज कैरिंग अमाउंट हम फाइंड आउट करते हैं। कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट एंड डिडक्शन विल बी चार्ज ऑन दिस अमाउंट, डेप्रिसिएशन। सर रिवाइज कैरिंग अमाउंट मतलब क्या? सर रिवाइज कैरिंग अमाउंट मतलब क्या सर? 1 लाख रुपीज़ था, 1 लाख रुपीज़ से हमने माइनस किया इम्पेयरमेंट 20,000 का, तो अब हमारा रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा? 80,000 रुपये हो जाएगा। अब डेप्रीशिएशन में इसके ऊपर चार्ज करूंगा 80,000 के ऊपर, क्योंकि अब मेरी एसेट की वैल्यू ही 80,000 रुपये। सिंपल है। तो सर इतनी सिंपल सी चीज़ थी, तो हमें क्या करना है सर? हमें क्या करना है? सबसे पहले कैरिंग अमाउंट निकालना है, उसके सामने रिकवरेबल अमाउंट लिखना है। कैरिंग अमाउंट अगर ज़्यादा होगा रिकवरेबल अमाउंट से तो जितना डिफरेंस है वो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है। इट इज़ दैट सिंपल, क्लियर है। वो इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री हमने सीखी, इम्पेयरमेंट लॉस टू एसेट्स। अब इम्पेयरमेंट लॉस को पीएनएल में सेट ऑफ करना है, पर पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस में जितनी चीज़ें लिखी हो तो रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट असेट टू इंटेंजिबल असेट अकाउंट, या तो एसेट्स अकाउंट क्रेडिट, सॉरी इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो ये चीज़ हो जाएगी। अब आफ्टर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट में फाइंड आउट करना है। रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? 1 लाख रुपए जो है उसके अंदर से हम क्या करेंगे? पहले 20,000, तो अब 80,000 की हमारा रिवाइज कैरिंग अमाउंट होगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब उन्होंने जो नोट्स दी है वो पहले नोट्स थोड़ा पढ़ लेते, फिर एग्जाम्पल एकदम सिंपल समझ आ जाएगा। सर नोट मतलब क्या? वेयर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग नीड्स टू बी डन। सर हर साल इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना ज़रूरी नहीं है, इम्पेयरमेंट के कुछ इंडिकेशन मिले तो ही करो ना। हर साल इम्पेयरमेंट चेक करते रहोगे हर एक एसेट के ऊपर तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि इम्पेयरमेंट टेस्ट आपको कब करना चाहिए। उन्होंने बोला कि हर एक एसेट जो आपको यहाँ पे बताई, वो चारों एसेट जो है वो चारों टाइप की एसेट के ऊपर आपको इम्पेयरमेंट, आपके कुछ इंडिकेशन दिखे ना तो ही इम्पेयरमेंट टेस्ट करो, वरना इम्पेयरमेंट टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये आपको एग्जामिनेशन में नहीं आ सकता, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या लिखा है उन्होंने? सर इंटेंजिबल असेट विच आर नॉट अमोर्टाइज्ड। सर इंटेंजिबल असेट जो अमोर्टाइजेशन नहीं होती है उसके ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्ट एन्युअली करना ज़रूरी है। जो बोला है वो ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। सर इंटेंजिबल एसेट जिसके ऊपर अमोर्टाइजेशन नहीं होता, ठीक है, नॉट अमोर्टाइज्ड, मतलब अमोर्टाइजेशन गुडविल के ऊपर। एग्जांपल गुडविल अक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर जो गुडविल आती है, बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब दो बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को परचेस कर लेता है ना, तो तब दूसरा बिजनेस जो परचेज हो रहा है उसकी कुछ गुडविल का अमाउंट ये परचेस जो करने वाला है वो पे करता है। तो वो जो गुडविल का अमाउंट है उन्होंने बोला है वो जो गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट हुआ, तो कॉम्बिनेशन में जो गुडविल आती है ना एन्युअली उसको टेस्ट करना पड़ेगा इम्पेयरमेंट के लिए, एन्युअली। तो एक ही चीज़ ऐसी है जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कॉम्बिनेशन में जो गुडविल आती है उसको एन्युअली इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। बाकी अदर एसेट के लिए उन्होंने बोल दिया है इम्पेयरमेंट टेस्टिंग शुड बी डन इफ देयर आर एनी इंडिकेशंस, ऐसा बोला है। सर गुडविल के ऊपर, वो भी कॉम्बिनेशन वाली गुडविल के ऊपर एन्युअली चेक करो कि इम्पेयरमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी अदर एसेट्स के ऊपर इंडिकेशन हो तो ही करना है। सर इंडिकेशन क्या? सर चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक और मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड असेट इज दैट असेट इज इम्पेयर्ड। सर इंडिकेशन हो तो ही करो, वरना चेक मत करो। किसी को डाउट है इसमें? फर्स्ट पॉइंट जो मैंने पढ़ाया उसमें ओके। अब सेकेंड पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सर मैंने आपको जो चीज़ सिखाई ना, क्या चीज़ सिखाई सर? कैरिंग अमाउंट मतलब तो WDV। पर सर आपको रिकवरेबल अमाउंट के ऊपर डाउट था ना कि रिकवरेबल अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना है। सर वो तो बताओ रिकवरेबल अमाउंट कैसे आता है। तो रिकवरेबल अमाउंट यहाँ पे बताया हुआ है कि रिकवरेबल अमाउंट आपको कैसे फाइंड आउट करना है। सर रिकवरेबल अमाउंट क्या है? वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम एसेट। वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। मतलब सिंपल बोलूँ तो लॉजिकली समझाऊँ तो आज एसेट मेरे पास पड़ी है कोई,
आज मेरे पास कोई एसेट पड़ी है, फ्यूचर में 1 साल के बाद कितना पैसा, 2 साल के बाद कितना पैसा, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, मतलब कितना कैश फ्लो ये एसेट जनरेट कर सकती है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और उसका टोटल करो, उसको बोलते हैं वैल्यू इन यूज। उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू इन यूज। फ्यूचर में कितना पैसा वो जनरेट कर सकती है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, मतलब वैल्यू इन यूज। तो ये चीज बोली है उन्होंने। एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो क्या क्या इंक्लूड होता है? वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम एसेट। सर कैसे एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो आपको डिराइव करना है? तो एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो मतलब ये रहा, उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। टू बी इंक्लूडेड कैश फ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ असेट। असेट कंटिन्यू यूज करेंगे तो इनफ्लो आउटफ्लो करो, कैपिटल बजटिंग के हिसाब से फ्यूचर कैश फ्लो कितना जनरेट कर पाएंगे वो उसका एक्सपेक्टेशन करो, वो फाइंड आउट करो। ठीक है सर, वो फाइंड आउट करेंगे। नेट कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ असेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। रेसिडुअल वैल्यू में मतलब अल्टीमेटली कैपिटल बजटिंग करो पूरा। कैपिटल बजटिंग आपने इंटर में सीखा है। कैपिटल बजटिंग जॉब करते हो तो फ्यूचर में ये एसेट को यूज करके मुझे पूरी लाइफ टाइम कितना पैसा मिलने वाला है वो फाइंड आउट करो। अब क्या क्या इग्नोर करना है? इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंस इग्नोर करना है, कैश फ्लो एक्सपेक्टेड एंड फ्यूचर इंप्रूवमेंट, ये सारी चीज इग्नोर करनी है। आपके लिए ये एएस में ये चीज, ये फिनांस में आती है। कैलकुलेशन करना फिनांस में आता है, यहाँ पे अकाउंटिंग सीखना है, यहाँ पे आपको अकाउंटिंग सीखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं ये चीज़ नहीं सिखाऊंगा कि आपको कैसे आपको कैश फ्लो फाइंड आउट करना है, वो आप फिनांस में सीखते हो कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हो तो कंट्रीब्यूशन मिलता है, फिर आपको फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो, डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, पीएटी मिलता है, फिर डेप्रिसिएशन टैक्स माइनस करते हो, पीएटी मिलता है, पीएटी के अंदर से डेप्रिसिएशन प्लस करते हो तो आपको कैश फ्लो मिलता है। तो ये सारी चीज़ तो आप नॉर्मली सीखते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। डिस्काउंट रेट टू बी यूज। सर डिस्काउंट रेट कौन? प्री टैक्स डिस्काउंट रेट आपको यूज करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी लॉजिकली आपको मैंने बता दिया कि सर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग। सर इफ वैल्यू इन यूज ऑफ एन असेट इज नॉट अवेलेबल then recoverable amount of such asset cannot be determined, that is improvement of such asset will be done in CGU। मतलब अगर वैल्यू इन यूज आप किसी असेट का फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे हो तो उसको एज ए कैश जनरेटिंग यूनिट में किसी असेट के साथ पार्ट में उसको जोड़ दो और वो हम क्या करेंगे सीजीयू के हिसाब से उसको। सीजीयू क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो सर वैल्यू इन यूज, अब ये आपको मैंने बता दिया तो उसका एक एग्जांपल बताऊंगा ना तो पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं एग्जांपल से पूरी चीज समझाता हूँ क्या है। सर रिकवरेबल अमाउंट होता क्या है? रिकवरेबल अमाउंट मतलब दो चीज में से विच एवर इज हायर वो आपको लेना है। नट शेल आपको बता देता हूँ, रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है। रिकवरेबल अमाउंट मतलब सर वैल्यू इन यूज मतलब फ्यूचर में जितना बेनिफिट आपको मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू, एंड फेयर वैल्यू, आज अगर ये एसेट को मैं सेल करूंगा तो मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी, लेस कॉस्ट टू सेल। लेस फेयर वैल्यू, आज मैं उसको एसेट को सेल करूंगा उसके अंदर से लेस कॉस्ट टू सेल, CTS, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मतलब 50,000 रुपये में आज एसेट में बेच सकता हूं और 100 रुपये का खर्चा होगा, तो 49,900 विल बी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। विच एवर इज हायर, ये दोनों में से जो हायर होगा वो आपका रिकवरेबल अमाउंट माना जाएगा, तो आई होप सो रिकवरेबल अमाउंट आपको समझ आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकवरेबल अमाउंट? सर रिकवरेबल अमाउंट मतलब ये है, आपको रिकवरेबल अमाउंट मतलब ये समझना है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स, वो जो अमाउंट आया वो, एंड वैल्यू इन यूज, जो भी दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा वो आपका रिकवरेबल अमाउंट कंसिडर होगा। इट इज़ दैट सिंपल, इतना अमाउंट हम रिकवर कर सकते हैं। सिंपल है ना, लॉजिकली सोचो, एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से सोचो, आज अगर मुझे उसको सेल करके 49,900 मिल रहा है और उसको चला के मुझे 40,000 मिलने वाला है, मतलब 4 साल तक अगर उसको चलाऊंगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू आज 40,000 है, तो मैं क्या करना बेटर समझूंगा, उसको सेल करना बेटर समझूंगा, तो मेरा 49,900 होगा। पर सपोज अगर 49,900 मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स है एंड वैल्यू इन यूज फ्यूचर में 1 लाख रुपए है, तो सर विच एवर इज हायर, तो 1 लाख रुपए फ्यूचर में उसको मैं क्या करूंगा, मैं उसको रन करूंगा क्योंकि उससे मुझे ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो सर लॉजिकली समझ आया रिकवरेबल अमाउंट क्या है? आई होप सो क्लियर है। तो यहाँ पे बहुत ईजी लगेगा ये एग्जाम्पल।
ओके चलो एग्जाम्पल 1. A Limited purchased a property, plant and equipment for 1 lakh on 1st April 2011. Its useful life is 10 years on 31st March 2013. A Limited estimated the fair value less cost to sales and value in use of property, plant and equipment 65,000 and 72,000. Sir, recoverable amount क्या होगा दोनों में से? whichever is higher, that is 72,000 respectively. Calculate the impairment loss, revised carrying amount and subsequent depreciation per annum thereon. Sir, impairment loss find out करो. सर इंपेयरमेंट लॉस फाइंड आउट करने के लिए जिस दिन का आपके पास वैल्यू इन यूज, जिस दिन आपको इंपेयरमेंट लॉस फाइंड आउट करना है उस दिन का आपके पास कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट होना चाहिए. आई होप सो क्लियर है मैं. सर जिस दिन हमें इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है वो दिन कौन सा है? 31 मार्च 2013. 31 मार्च 2013 है. सर मेरे पास ओपनिंग मतलब 1 अप्रैल 2011 का 1 अप्रैल 2011 का मेरे पास क्या है सर? कॉस्ट है मेरे पास. तो WDV मुझे क्या चाहिए सर? WDV चाहिए, कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट दोनों चाहिए मुझे. कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट दोनों चाहिए. सर रिकवरेबल अमाउंट तो 72,000 है, मुझे पता चल गया. कौन से दिन का? 31 मार्च 2013 का. 31 मार्च 2013 को विच एवर इज हायर इट विल बी कंसिडर्ड एज माय रिकवरेबल अमाउंट. ठीक है, 72,000 मेरा रिकवरेबल अमाउंट है, पर कौन से दिन? 31 मार्च 2013. तो सर मुझे 31 मार्च 2013 की WDV मतलब कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. हाँ तो ठीक है सर, कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं. सर क्या है उसका कैरिंग अमाउंट? तो सर ए लिमिटेड परचेस किया. ए लिमिटेड ने 1 लाख रुपए का क्या किया? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेस किया. 1 लाख रुपए का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेस किया. सर 1 लाख रुपए परचेस किया. 1 लाख रुपए के ऊपर डेप्रिसिएशन में क्या करूँगा? 2 साल माइनस करूँगा. 11, 12 एंड 12, 13. 11, 12 एंड 12, 13 का यस दिख रहा है? यस सर दिख रहा है. अभी स्टॉप. हाँ अभी दिख रहा है. एक मिनट. हाँ अभी दिख रहा है ना? मैं आगे जाऊं? यस सर. ओके तो सर रिकवरेबल अमाउंट तो मेरा क्या है? 72,000. रिकवरेबल अमाउंट मेरा 72,000 है. व्हाट अबाउट कैरिंग अमाउंट सर? तो कैरिंग अमाउंट मेरे पास मतलब WDV कैरिंग अमाउंट मेरे पास 1 अप्रैल 2011 का है. कितने रुपए? 1 लाख रुपीज़. अब ठीक है सर 1 लाख रुपीज़ है, उसके ऊपर मुझे 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा. तो 31 मार्च 2013 को मैं जिस दिन मुझे इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है उस दिन का मुझे क्या मिल जाएगा? कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा. तो मैं 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर सकता हूँ. देखो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2011 का कैरिंग अमाउंट लिखा हुआ है 1 लाख रुपीज़. सर 1 लाख रुपीज़ में से 2 साल का मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया. 1 लाख इंटू 2/10 1 लाख इंटू 2/10 10 साल इंटू 2 तो 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन मैंने माइनस किया. सर 10 साल का है मेरा तो 10 साल की लाइफ है तो डिवाइड बाय 10 किया इंटू 2 किया तो 2 साल का डेप्रिसिएशन. मतलब सर मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है? 80,000 है. कैरिंग अमाउंट कितना है? 80,000 ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट, ऑन द डेट ऑफ इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कैरिंग अमाउंट. सर रिकवरेबल अमाउंट उन्होंने पहले से ही बोल दिया. देखो 31 मार्च 2013 को हायर ऑफ 65,000 एंड 72,000 दैट इज 72,000. सर मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है? सर मेरा कैरिंग अमाउंट है 80,000 एंड मेरा रिकवरेबल अमाउंट क्या है? 72,000. मतलब कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, मतलब इंपेयरमेंट लॉस इज देयर. यस सर इंपेयरमेंट लॉस है. तो सर स्टेप 2 क्या करना है? इंपेयरमेंट लॉस फाइंड आउट करो सर. इंपेयरमेंट लॉस फाइंड आउट करो स्टेप 2. तो स्टेप 2 80,000 माइनस 72,000 मतलब 8,000 रुपये का इंपेयरमेंट लॉस है. वो तो पहले से ही दिख रहा था. 8,000 रुपये का इंपेयरमेंट लॉस है. तो सर इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री कर दो. स्टेप 3 इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री करते हैं. इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू PP 8,000 रुपये 8,000 रुपये. क्लियर है सर? रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या होगा? रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ 72,000 हो जाएगा. 8,000 रुपये का इंपेयरमेंट हुआ. कैरिंग अमाउंट जो है उसमें से इंपेयरमेंट लॉस माइनस कर दो. कैरिंग अमाउंट जो आपके पास था उसके अंदर से इंपेयरमेंट लॉस माइनस कर दो तो नया वाला आपको क्या मिल जाएगा? नया वाला रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आपको मिल जाएगा दैट इज 72,000 रुपीज़ है. सर रिवाइज कैरिंग अमाउंट आपको मिल गया तो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा. डेप्रिसिएशन फ्रॉम थर्ड ईयर से 2 साल का डेप्रिसिएशन आपका 10-10 हज़ार था. सर थर्ड ईयर से आपका डेप्रिसिएशन कितना होगा? 72,000 डिवाइड बाय अब 8 साल है तो डिवाइड बाय 8 हो जाएगा. तो आपका 9,000 पर एनम का आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा. इसमें किसी को डाउट हो तो बोल दे. एकदम बच्चों जैसा ये सही है.
सर अब इम्पेयरमेंट हो गया, सर अब इम्पेयरमेंट हो गया तो उसका रिवर्सल भी तो होना चाहिए। कई बार होगा ना सर, मैंने इम्पेयरमेंट टेस्ट किया, थोड़ा ध्यान से समझना सर, मैंने इम्पेयरमेंट टेस्ट, कई बार ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से मेरा इम्पेयरमेंट हो गया, लेकिन कई बार ऐसा भी तो हो सकता है मेरी वैल्यू बढ़ भी जाए मार्केट में। सोच लो, हो सकता है ऐसा कि मेरी वैल्यू पहले जो सोची थी उससे ज़्यादा बढ़ गई, तो मुझे वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, है कि नहीं है? मुझे वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। सोच लो, है, हो सकता है। हो सकता है। आंसर यस और नो? और कितना नहीं रखना है ना? हाँ, उतना ही रखना है ना जो अपना कैरिंग अमाउंट है फिर। हाँ, मतलब ऐसा है, देखो कई बार ऐसा होता है कि कैरिंग अमाउंट इज लेसर देन रिकवरेबल अमाउंट, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कैरिंग अमाउंट अगर ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट है तो इम्पेयरमेंट लॉस इज देयर, बट व्हाट इफ कैरिंग अमाउंट इज लेसर देन रिकवरेबल अमाउंट, देन इम्पेयरमेंट रिवर्सल इज देयर। मतलब इम्पेयरमेंट जो आपने किया था प्रीवियसली, अगर आपने इम्पेयरमेंट किया है तो उसको रिवर्स करने की बारी आ चुकी है। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू अब मार्केट में बढ़ रही है। तो सर अगर मार्केट में वैल्यू बढ़े तो मुझे कैसे करना है? तो पहले उसका एग्जाम्पल लेते हैं, फिर मैं ये इंट्रोडक्शन वापस पढ़ूंगा ना तो बहुत ईजी लगेगा आपको। तो पहले एग्जाम्पल पे जाते हैं, बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से समझना, इतना ईजी है, इतना ईजी एग्जाम्पल है कि आपको तुरंत ही समझ आ जाएगा। अगर प्रीवियस सम समझ आ गया, प्रीवियस एग्जाम्पल, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल समझ आ गया ना, तो ये वाला भी अच्छे से समझ आ जाएगा। आ गया है? आगे बढ़ूं मैं? ओके 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 ओके, देखो सर, अब प्रीवियस एग्जाम्पल जो था वो कंटिन्यूएशन में रखते हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल की डिटेल कुछ जो मुझे याद है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सर 1/1/2011 को मेरी 1 लाख रुपए की एसेट थी, ठीक है। 31/3/2013 को कुछ इम्पेयरमेंट हुआ था, बुक वैल्यू 80,000 थी, रिकवरेबल अमाउंट कितना था? 72,000 था, हो गया था। तो 8,000 रुपये का हमने क्या किया था? इम्पेयरमेंट लॉस किया था, इम्पेयरमेंट हमने किया था। आई होप सो क्लियर है इतनी चीज़ें? ओके, कंटिन्यूएशन, उन्होंने बोला एग्जाम्पल 2, ये इम्पेयरमेंट रिवर्सल का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ठीक है सर। इन कंटिन्यूएशन और एग्जाम्पल 1 के कंटिन्यूएशन में ऑन 31 मार्च 2016 के ऊपर रिकवरेबल अमाउंट ऑफ पीपी इज एस्टिमेटेड टू बी ₹51,000। रिकवरेबल अमाउंट आपका ऑफ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिकवरेबल अमाउंट है, इज एस्टिमेटेड टू बी 51,000। अब थोड़ा ध्यान से समझो, कौन से दिन? सर 31 मार्च 2016 के दिन। तो मैंने आपको बताया था कि इम्पेयरमेंट टेस्ट आपको करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बोला है कैलकुलेट रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एंड सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन पर एनम देयरऑन। ठीक है, वो तो सारी चीज़ फाइंड आउट हम कर ही लेंगे। सर अब उन्होंने बोला कि 31 मार्च 2016 के दिन हमने उन्होंने बोला कि रिकवरेबल अमाउंट 51,000 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? जिस दिन आपके पास रिकवरेबल अमाउंट है उस दिन आपको क्या करना पड़ेगा? छोटे बच्चे बनने पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा और रिकवरेबल अमाउंट। सर रिकवरेबल अमाउंट हमारे पास 51,000 है, तो मुझे कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा किस दिन का? 31 मार्च 2016 का। आई होप सो क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ उसमें। 31 मार्च 2016 का मुझे कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। हाँ सर, मेरे पास 31/3/2013 के दिन मेरे पास 72,000 का कैरिंग अमाउंट है सर। 31/3/2013 के ऊपर 72,000 का कैरिंग अमाउंट था। आफ्टर दैट इम्पेयरमेंट लॉस था मेरे पास 72,000 का कैरिंग अमाउंट। तो सर उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 3 साल का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। 13, 14, 14, 15, 15, 16 3 साल का डेप्रिसिएशन मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे कैरिंग अमाउंट मिलेगा। आई होप सो क्लियर है, तब जाके मुझे कैरिंग अमाउंट मिलेगा जो मैं बोल रहा हूँ वो। मुझे क्या करना पड़ेगा? कैरिंग अमाउंट लाना पड़ेगा। तो कैरिंग अमाउंट में लेके आऊँ सर, कैरिंग अमाउंट मेरे पास 31 मार्च 2016 को लेके आना है। तो मतलब 31 मार्च 2013 को प्रीवियस एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो 31 मार्च 2013 के दिन 72,000 था मेरा बैलेंस। अब 72,000 डिवाइड बाई 8 किया था मैंने, तो हर साल का डेप्रिसिएशन 9,000 आया था। ये रहा सर, हर साल का डेप्रिसिएशन 9,000 आया था। आई होप सो क्लियर है, ठीक है। तो सर हर साल का डेप्रिसिएशन 9,000 आया था, तो बने 3 साल का डेप्रिसिएशन मतलब 27,000 रुपीज़। 3 साल का डेप्रिसिएशन मतलब 27,000 रुपीज़ को मैंने माइनस किया तो 45,000 का क्या आ गया? डेप्रिसिएशन आ गया। तो सर यहाँ पे मैंने 45,000 लिखा,
सो 45,000 इज लेसर देन रिकवरेबल अमाउंट 51,000। तो सर मुझे, अगर जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर मैंने प्रीवियसली इम्पेयरमेंट लॉस किया हो तो ही करंटली मुझे रिकवरेबल अमाउंट रिवर्सल करना पड़ेगा, वरना रिवर्सल की कोई ज़रूरत नहीं है। कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन लेस देन रिकवरेबल अमाउंट। सर यहाँ पे कैरिंग अमाउंट इज लेस देन रिकवरेबल अमाउंट मतलब मुझे अगर प्रीवियसली मैंने इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया था तो उसको रिवर्स करने की बारी आ चुकी है सर, उसको रिवर्स करने की बारी आ चुकी है। क्लियर है? आई होप सो। यहाँ तक समझ आ रहा है कि मैंने रिवर्सल के लिए क्यों सोचा। सर पर अगर इम्पेयरमेंट लॉस है तो फिर कुछ नहीं करना ना, एज इट इज रहेगा ना। आपकी आवाज नहीं आ रही बराबर। कैन यू रिपीट इट अगेन मैम? तो सेम अमाउंट एडजस्टमेंट्स हैव टू बी मेड। आई एम स्टिल नॉट गेटिंग इट। मैम क्या आप लिख के बताओगे? मैं आपका मैसेज देख लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, यस करेक्ट, यू आर गेटिंग इट एकदम परफेक्ट, आप सही समझ रहे हो। अगर प्रीवियसली मैंने इम्पेयरमेंट लॉस किया होगा तो ही रिवर्सल होगा। अगर मैंने इम्पेयरमेंट लॉस प्रीवियसली किया ही नहीं है तो फिर मुझे इम्पेयरमेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है सर, रिवर्सल करने की ज़रूरत ही नहीं है फिर मुझे। समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? अगर प्रीवियसली मैंने इम्पेयरमेंट किया होगा, परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है, यस यस यस। तो अगर मैंने प्रीवियसली इम्पेयरमेंट किया होगा ना तो ही मुझे क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा, वरना रिवर्सल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ चेक करके छोड़ दो, बड़ा है पर प्रीवियसली कोई एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं था, रिवर्सल किया, इम्पेयरमेंट किया ही नहीं था, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर एज दैट, सिंपल। ओके ओके, आगे बढ़ूँ मैं। तो कैरिंग अमाउंट इज लेसर देन रिकवरेबल अमाउंट, देन सर ये मेरा दिख रहा है कुछ रिवर्सल हो रहा है। तो अब रिवर्सल तो दिख रहा है सर, रिवर्सल करना पड़ेगा, मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। कितना इंक्रीज करना है वो थोड़ा रुको शांति से, उसके लिए अपने पास स्टेप है। सर क्या करना है? कैरिंग अमाउंट एट विच पीपी शुड बी शोन, वो पहले लिखो। सर कैरिंग अमाउंट ऑन पीपी शुड बी शोन, पहले यहाँ पे 51,000 रिकवरेबल अमाउंट। थोड़ा ध्यान से, रिवर्सल करते टाइम के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा। सर पहले यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट, पहले दो अमाउंट आपको लिखने पड़ेंगे, दो अमाउंट आपको लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले रिकवरेबल अमाउंट कितना है आपका उस दिन, जिस दिन आप रिवर्सल करना चाहते हो उस दिन रिकवरेबल अमाउंट कितना, ये रहा 51,000, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 51,000। आई होप सो क्लियर है, 51,000। सेकेंड अमाउंट मुझे क्या लिखना है, पहले दो पार्ट में आपको देखना पड़ेगा। सेकेंड अमाउंट, अगर ये इम्पेयरमेंट हमने जो एडजस्टमेंट किया था आज से, मतलब 2013 में मैंने जो इम्पेयरमेंट किया था, अगर वो इम्पेयरमेंट होता ही नहीं, अगर इम्पेयरमेंट होता ही नहीं, नॉर्मली चलता, तो आज उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होती वो मुझे फाइंड आउट करना है। सर इम्पेयरमेंट लॉस होता ही नहीं तो आज उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होती वो मुझे फाइंड आउट करना है। अगर इम्पेयरमेंट लॉस होता ही नहीं तो आज उसकी कैरिंग अमाउंट क्या होती वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो सर कैरिंग अमाउंट ऑन 31/3/2016 इफ पीपीई वर नेवर इम्पेयर्ड, तो सर कैरिंग अमाउंट 1/4/2011 1 लाख रुपीज़ का उसका क्या है कैरिंग अमाउंट, 1 लाख रुपीज़ का उसका क्या है कैरिंग अमाउंट था। 1/4/11 1 लाख रुपए का उसका कैरिंग अमाउंट था। उसको मैंने 16 मतलब 5 साल तक यूज़ किया, 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 5 साल तक यूज़ किया। सर 5 साल तक उसका डेप्रिसिएशन क्या होता है, 1 लाख डिवाइड बाई 10 इंटू 5 मतलब 50,000 रुपये का उसका डेप्रिसिएशन होता। तो आज उसकी वैल्यू कितनी होती अगर मैंने इम्पेयरमेंट किया ही नहीं होता, अगर नॉर्मली चलता सारी चीज़, अगर सारी चीज़ नॉर्मली चलती तो 50,000 रुपये का उसका क्या होता, उसकी आज की वैल्यू 50,000 रुपये होती। ठीक है, तो सर इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट है, इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट है उतने तक ही आप इम्पेयरमेंट रिवर्स कर सकते हो। मतलब आपका कैरिंग अमाउंट आफ्टर पीपी में कैरिंग अमाउंट कितना दिखना चाहिए, 50,000 से ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। इनमें से जो लोअर होगा वो,
इन दोनों में से जो लोअर होगा उससे ज़्यादा आपका कैरिंग अमाउंट नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो सर 50,000 रुपये आप मैक्सिमम आपकी वैल्यू 50,000 तक लेके जा सकते हो, 45,000 से 50,000 तक लेके जा सकते हो, 51,000 नहीं लेके जा सकते। मतलब यहाँ पे वो लोग ऐसा बोलना चाहते हैं कि इवन इफ अगर आप रिवर्स भी करना चाहते हो तो अगर ओरिजिनल अमाउंट, अगर करंटली ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन होता तो कितना होता इसका अमाउंट, तो 50,000 होता। तो मतलब 50,000 से ज़्यादा ये वैल्यू नहीं जानी चाहिए रिवर्स होके भी, वो चीज़ उन्होंने बोली, ठीक है। तो सर पहले क्या किया मैंने, रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितने पे दिखना चाहिए, तो ये दोनों अमाउंट से लोअर। तो ये दोनों अमाउंट क्या करना है, पहले रिकवरेबल अमाउंट लिखो लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर क्या लिखो, सर अगर इंपेयरमेंट होता ही नहीं तो नॉर्मली डेप्रिसिएशन करके आज उसकी वैल्यू क्या होती वो फाइंड आउट करो, फिर दोनों में से विच एवर इज लोअर होता उतने पे मुझे वो वैल्यू दिखानी है। तो सर 51,000 एंड 50,000 विच एवर इज लोअर, तो सर 50,000 तक ही मुझे लेके जाना है। तो रिवाइज्ड अमाउंट मुझे 50, स्टेप 3 सर 50,000 तक मुझे उसको लेके जाना है। कितनी वैल्यू थी सर, 45,000 वैल्यू थी, वो मुझे 50,000 पे लेके जाना है। तो 50,000 माइनस 45,000 दैट इज 5,000 रुपीज़। तो 50,000 माइनस 45,000 दैट इज 5,000 रुपीज़ रिवर्सल आपका आ जाएगा, 5,000 रुपीज़ का आपका रिवर्सल आ जाएगा। आपको तो क्लियर है। तो अब रिवर्सल की एंट्री क्या होगी, सर पीपीई को बढ़ाना पड़ेगा, पीपीई टू इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल अकाउंट, पीपीई टू पीएनएल ऐसा भी एंट्री कर सकते हो, इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल अकाउंट। सर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, अब आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, 50,000 रुपये का आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो जाएगा, 45,000 प्लस 5,000 दैट इज 50,000। अब आपका रिवाइज डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, सर 5 साल खत्म हो गए, टोटल लाइफ असेट की 10 साल थी, 5 साल खत्म हो चुके, अब 5 साल बाकी है। तो अब फ्रॉम 6th ईयर आपका डेप्रिसिएशन 50,000 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, दैट इज 10,000 पर एनाउम। आई होप सो क्लियर है ये स्टेप्स, ये एग्जांपल समझ आ गया। इसको बोलते हैं रिवर्सल। मतलब रिवर्सल आपका उन्होंने बोला है कि कैरिंग अमाउंट अगर इम्पेयरमेंट नहीं होता, अगर आपका इम्पेयरमेंट नहीं होता तो कैरिंग अमाउंट कितना बचता, उससे ज़्यादा रिवर्सल आप नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा पीपी की वैल्यू आप नहीं बढ़ा सकते, वो चीज़ उन्होंने बोली है। लॉजिकली आपको समझ आया होगा तो बहुत अच्छा लगा होगा, ये एस बहुत प्रैक्टिकल है, ये समझ आया सबको। राकेश सर आपको समझ आया? मैं आगे बढ़ूं? सुल्ताना आपको भी समझ आ चुका है? यस सर। ओके ओके, समझ आ गया ना आपको भी? ठीक है। तो सर रिवर्सल का थियरी पढ़ लेते हैं। जो एग्जांपल मैंने बताया वही थियरी में लिखा हुआ है। सर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑन इंडिविजुअल एसेट, मैं इंडिविजुअल एसेट की बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल एसेट में आपको रिवर्सल कैसे करना है? इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज्ड on asset in earlier years can be reversed if on date of reversal its carrying amount is less than recoverable amount। अर्लियर ईयर्स में अगर आपने इम्पेयरमेंट लॉस किया था, अगर सब्सिक्वेंट ईयर्स में अगर आपका कैरिंग अमाउंट इज लेसर देन रिकवरेबल अमाउंट अगर निकला तो रिवर्सल हो सकता है। स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, स्टेप कौन से फॉलो करने? सर कैलकुलेट द अमाउंट ऑन डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट। जिस साल जिस दिन आपको रिवर्सल करना है उस दिन का कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करो। मतलब सिंपल है ना, कैरिंग अमाउंट एंड दूसरा रिकवरेबल अमाउंट फाइंड आउट करो, दोनों चीज फाइंड आउट करो। कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट एट विच असेट शुड बी शोन आफ्टर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, असेट कितने पे दिखनी चाहिए? तो सर मैंने पहले ही बताया ना, असेट कितने पे दिखनी चाहिए। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल से किया था कि यहाँ पे 45,000 था, यहाँ पे 51,000 था। तो असेट इज कैरिंग अमाउंट इज लेसर देन रिकवरेबल अमाउंट, मतलब असेट 6,000 से बढ़नी चाहिए। पर सर असेट अब कितने से दिखनी चाहिए आपके एसेट में, वो उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोला। तो ये कैसे होगा सर? विच एवर इज लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग कौन सा? रिकवरेबल अमाउंट ऑन द डेट ऑफ रिवर्सल, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ असेट ऑन द डेट ऑफ रिवर्सल लिख दो, रिकवरेबल अमाउंट लेफ्ट साइड पे लिख दो, राइट साइड पे क्या लिखो? अगर इंपेयरमेंट नहीं होता तो कैरिंग अमाउंट क्या होता? तो उन्होंने बोला कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट ऑफ इफ देयर इज असेट वर इफ दिस असेट वर नेवर इम्पेयर्ड, इम्पेयर होता ही नहीं तो उसकी इम्पेयरमेंट क्या होती वो यहाँ पे बताओ। ठीक है सर, वो यहाँ पे बता देते हैं। स्टेप 3 माइनस स्टेप 1, स्टेप 3 में से स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 2 में से स्टेप 1 माइनस करो। तो मतलब हमने किया था ना 50,000 की वैल्यू आई थी, विच एवर इज लोअर, ये दोनों में 50,000 आया था,
50,000 में से 45,000 माइनस किया था, दैट इज 5,000 आ गया था। मतलब अब स्टेप 3 मतलब रिवर्सल कितना करना है वो। तो सर 5,000 से अब एंट्री करेंगे, 5,000 से एंट्री करूंगा, एसेट अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन रिजर्व टू पीएनएल। उन्होंने बोला है कि अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर आपने पहले, इफ इम्पेयरमेंट लॉस इज रिकॉग्नाइज्ड इन अर्लियर ईयर्स, तो अप टू इम्पेयरमेंट लॉस आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस यूज करना है एंड देन पीएनएल में बैलेंसिंग फिगर डाल देना है। मतलब अगर आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस में से कोई चीज़ आपने माइनस किया है अर्लियर ईयर्स में, तो जितना माइनस किया है उतना रिवैल्यूएशन सरप्लस में आपको पहले ऐड करना है, देन यू हैव टू एड इट इन पीएनएल अकाउंट। ठीक है, फिर रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कैसे आएगा, रिवाइज कैरिंग अमाउंट जो बिफोर इम्पेयरमेंट लॉस था उसके अंदर रिवर्सल प्लस कर दो। तो सर 45,000 में हमने 5,000 प्लस किया था, वो आ जाएगा। इफ रिकवरेबल अमाउंट इज हायर देन कैरिंग अमाउंट ओनली ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन फ्यूचर कैश फ्लो, देन इम्पेयरमेंट लॉस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। मतलब ऐसा है कि आप डिस्काउंटेड सिर्फ ऐसा हुआ कि इम्पेयरमेंट रिकवरेबल अमाउंट जो है कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा है, इफ इट इज़ बिकॉज ऑफ डिस्काउंटेड रेट, मतलब डिस्काउंटिंग आप परसेंटेज डिस्काउंटिंग कर रहे हो ना, उसकी रेट की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर आ रहा है, तो फिर वो इम्पेयरमेंट नहीं है, रिवर्सल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इतना काम का नहीं है। क्लियर है? तो आपको इम्पेयरमेंट समझ आ गया, इम्पेयरमेंट समझ आ गया, इम्पेयरमेंट का रिवर्सल भी आई होप सो समझ आ गया है। यस सर। ओके, तो आपको आधा एएस समझ आ चुका है, आधा एएस आपका हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, कैश जनरेटिंग यूनिट्स पे आगे बढ़ना है। कैश जनरेटिंग यूनिट, सर कैश जनरेटिंग रिकॉग्निशन मेजरमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑन कैश जनरेटिंग यूनिट। सर कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है, थोड़ा समझते हैं इसको पहले। सर सपोज मैं ऐसा समझूं कि आपके पास आपके बिजनेस में 3-4 यूनिट्स है। समझो आपके बिजनेस में 3-4 यूनिट्स है। ठीक है, 4 यूनिट्स है। अब चारों यूनिट जो है वो इंडिविजुअली अपना कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है। मतलब ऐसा समझो कि ये बिजनेस एक रॉ मटेरियल को इनपुट करके ये कुछ प्रोड्यूस करता है और इसकी जो प्रोडक्शन है वो इसके लिए इनपुट है, इसका जो प्रोडक्शन है वो इसके लिए इनपुट है, इसका जो प्रोडक्शन है वो इसके लिए इनपुट है, और ये जो प्रोड्यूस करेगा अल्टीमेटली ये मार्केट में सेल करेगा और इससे कुछ कैश जनरेट करेगा। तो आप ऐसा सोचो, थोड़ा ध्यान से समझो। तो सर इसके पास जो एसेट पड़ी होगी, क्या ये इंडिविजुअली अपने लिए कैश जनरेट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है सर। क्या ये इंडिविजुअली अपने लिए कैश जनरेट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। ये भी नहीं कर पा रहा है, सिर्फ यही कर पा रहा है। पर सर थोड़ा ध्यान से समझो, इस यूनिट ने जो कैश जनरेट किया वो सिर्फ इस यूनिट का नहीं है, वो ये तीनों यूनिट का भी है और इस खुद का यूनिट का भी है। तो सर फिर ये जो चारों लोग जो है, मतलब ये चारों यूनिट जो है, जो इंडिविजुअली अपने लिए कैश नहीं करेक्ट कर पा रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक CGU बना देंगे, इसको एक कैश जनरेटिंग यूनिट बना देंगे, इसको सबको एक क्लब कर देंगे, इनकी सबकी एसेट को क्लब कर देंगे और इनको साथ में इवेल्युएट करेंगे, इन सबकी एसेट को साथ में इवेल्युएट करेंगे। अब सपोज ऐसे समझ लो कि ये पूरी एसेट, ये पूरा यूनिट है, मतलब ये पूरा एक क्या है, यूनिट है, इसकी सबकी गुडविल है इसकी। तो ये गुडविल, इन सबकी गुडविल इंडिविजुअली क्या फाइंड आउट आप कर पाओगे? ये सबकी इंडिविजुअल गुडविल फाइंड आउट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे हम। इंडिविजुअल गुडविल तो मैं फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कैसे बाइफरकेट करूंगा, इसकी गुडविल कितनी, इसकी गुडविल कितनी, इसकी गुडविल कितनी? नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जब इंडिविजुअली आप अब क्या कर पा रहे हो, जब इंडिविजुअली आप किसी भी यूनिट का गुडविल या इंडिविजुअली किसी भी चीज़ की क्या फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, आप एसेट को बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हो, इंडिविजुअली वो जो डिपार्टमेंट है, इंडिविजुअली वो जो यूनिट्स है, वो अपने लिए कैश जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। तो इंडिविजुअली ये सब को मिला दो जो खुद के लिए एक क्या कर रहे हैं, प्रोसेस पूरा कैश जनरेट कर पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम कैश जनरेटिंग यूनिट। इसको समझाता हुआ एक एग्जाम से बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो समझते हैं। फिर ना समझ आए तो मुझे पूछना, मैं पूरा का पूरा बता दूंगा, बहुत ही ईजी है।
सर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड इम्पेयरमेंट लॉस ऑन कैश जनरेटिंग यूनिट। सर कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है पहले तो वो समझाया हुआ है। समटाइम्स रिकवरेबल अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल असेट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज दैट असेट कैन नॉट जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो फ्रॉम विच वैल्यू इन यूज इज कैलकुलेटेड, दैट इज सो इम्पेयरमेंट ऑफ सच असेट विल बी डन इन CGU. CGU is the smallest group of assets which are capable of generation independent cash flow. इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करने के लिए स्मॉलेस्ट असेट मतलब स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट्स आप बनाते हो जो इंडिविजुअली अपने ही लिए कैश जनरेट करने के लिए लायबल है। सर इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, पढ़ते हैं, फिर भी ना समझ आया तो मुझे पूछना, बाकी तो 100% है कि समझ आ चुका होगा। सर एक्स लिमिटेड प्रिपेयर्स जूस कॉन्सेंट्रेशन बाय यूजिंग मशीन 1 एंड पैक इट इन द बॉटल्स फॉर सेल बाय यूजिंग मशीन 2। सर मशीन 1 एंड मशीन 2 दो मशीन यूज़ कर रहे हैं। मशीन 1 से वो जूस बनाता है, मशीन 2 से वो पैक करता है और सेल करता है। हियर मशीन 1 एंड 2 कैन नॉट जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो। सोच लो, मशीन 1 एंड मशीन 2 इंडिपेंडेंटली जनरेट कर पाएगा? मशीन 1 अगर नहीं होगा तो मशीन 2 कुछ काम का नहीं है, मशीन 2 नहीं होगा तो मशीन 1 अपना इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाएगा फॉर द बिजनेस। हैंस दे शुड बी क्लब्ड टुगेदर एज अ CGU फॉर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग बिकॉज दे कैन जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो टुगेदर। Goodwill acquired in business combination and corporate assets, as an example, office building cannot be tested for impairment individually because they cannot generate independent cash flow. Since goodwill and other assets contribute other asset in generating cash flow, so in that scenario, so impairment of goodwill and corporate assets will be done CGU. Note, allocation of goodwill and corporate asset to multiple CGU for impairment testing. Goodwill and corporate assets are allocated to multiple CGU on the basis of ratio given in question. क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? लॉजिकली समझ आया CGU क्या होता है? क्लियर है? ओके ओके ओके, चलो अब उन्होंने बोला है स्टेप्स टू बी फॉलो फॉर कैलकुलेशन इम्पेयरमेंट लॉस ऑन CGU. स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर इम्पेयरमेंट लॉस ऑन CGU. सर स्टेप कौन से फॉलो कर रहे हैं? थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इजीली स्टेप्स है। आइडेंटिफाई कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU. सर CGU का कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करो और उसका रिकवरेबल अमाउंट फाइंड आउट करो। करना तो वही है, करना वही है। अब CGU का कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करेंगे और CGU का रिकवरेबल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। सर CGU का कैरिंग अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो CGU में जितनी एसेट है सबको प्लस कर दो, CGU में जितनी एसेट है सबको प्लस कर दो। तो सर CGU का कैरिंग अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन CGU, कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट इन CGU, कैरिंग अमाउंट ऑफ करंट एसेट इन CGU, कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल एलोकेटेड टू CGU, कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट एसेट एलोकेटेड टू CGU। सर जितनी भी चीज़ों का कैरिंग अमाउंट है वो सारी चीज़ प्लस कर दो। स्टेप 2, कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस. सर इम्पेयरमेंट लॉस आप क्या करो, कैलकुलेट करो. इम्पेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU माइनस रिकवरेबल अमाउंट ऑफ CGU. सर इम्पेयरमेंट लॉस कैसे फाइंड आउट होता है, कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट. कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, देन इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा. तो इम्पेयरमेंट लॉस फाइंड आउट करो. सर इम्पेयरमेंट लॉस मैंने फाइंड आउट कर लिया. अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझना. सर इम्पेयरमेंट लॉस जैसे ही आ जाए उसको अब मुझे क्या करना है, this impairment loss will be borne by asset in CGU as follow. इम्पेयरमेंट लॉस बेयर होगा. सर इम्पेयरमेंट लॉस आपने फाइंड आउट तो कर लिया, थोड़ा लॉजिकली समझाता हूँ, बहुत मजा आएगा. देखो सर इम्पेयरमेंट लॉस मतलब कैरिंग अमाउंट आपका 50,000 आया सपोज, यहाँ पे सब मिला के इसका 10 मान लेते हैं, सबका अमाउंट आया, इसका टोटल 50,000. सर 50,000 इसका कैरिंग अमाउंट है और उसका रिकवरेबल अमाउंट है 45,000. तो 5,000 क्या है आपका इम्पेयरमेंट लॉस है. 5,000 क्या है आपका इम्पेयरमेंट लॉस है. सर ये 5,000 किसका लॉस है, किसका इम्पेयरमेंट लॉस है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का है, इंटेंजिबल एसेट का है, करंट एसेट्स का है, गुडविल का है या कॉर्पोरेट एसेट का है. किसका इंटेंजिबल लॉस कैसे करेंगे. तो इंडिविजुअली तो मुझे पता ही नहीं है, ये 5,000 कम हुआ तो किसका कम हुआ भाई, किसका कम हुआ वो तो पता नहीं है. तो सर किसका कम हुआ वो मुझे जानने के लिए मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा यहाँ पे. तो वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर CGU में आपको कोई इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है तो हम जो बताए उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. हम जो बताए उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. तो सर करते थे, इम्पेयरमेंट लॉस विल बी बॉर्न बाय असेट्स इन CGU एज फॉलो. फर्स्टली बाय गुडविल अप टू कैरिंग अमाउंट. सर पहले
सर यहाँ पे जो मैंने समझाया 50,000 में से 45,000 माइनस किए तो 5,000 का पहले आपका क्या है, इम्पेयरमेंट लॉस है। तो सबसे पहले वो 5,000 तक कम करो गुडविल में से, सबसे पहले गुडविल में से कम करो। अभी ये स्टेप सुन लो, एग्जाम्पल दूंगा ना तो एकदम बच्चों जैसा है, तुरंत समझ आ जाएगा। पहले गुडविल में से माइनस करो, उन्होंने ऐसा बोला। पहले फर्स्टली बाय गुडविल अप टू कैरिंग अमाउंट तक गुडविल में से माइनस करो। देन स्पेसिफिक असेट्स का मतलब क्या, पहले आप गुडविल में से माइनस करो, पहले गुडविल में से सेट ऑफ करो उस चीज को। सपोज ऐसा समझ लो 5,000 आपको कम करना है ना, गुडविल की वैल्यू 2,000 रुपये है, तो पहले गुडविल में से 2,000 कम कर दो, तो गुडविल नील कर दो। फिर उसके बाद आप कितना बचा, 3,000 रुपये बचा, तो 3,000 रुपये अब पहले देखो कि किसी स्पेसिफिक असेट में, स्पेसिफिकली कोई असेट ऐसी है जिसके ऊपर इंपेयरमेंट हुआ है, तो स्पेसिफिकली असेट जिसकी है उसके अंदर पहले माइनस करो, एंड देन बचा हुआ जो है रिमेनिंग इन कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट, रिमेनिंग जो बचा वो सपोज ऐसा है कि 3,000 का इंपेयरमेंट लॉस है, 3,000 का इंपेयरमेंट लॉस में से 1,000 का इंपेयरमेंट लॉस किसी स्पेसिफिक असेट का है, तो उस स्पेसिफिक असेट को इसमें से माइनस कर दो। तो स्पेसिफिक असेट में 1,000 मैंने माइनस कर दिया, अब बचा कितना, 2,000। तो सर ये 2,000 अब जो बची हुई असेट है ना उसके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में उसको इंपेयरमेंट लॉस दे दो, ठीक है सर। पर यहाँ पे नोट, सर इंपेयरमेंट, नो इंपेयरमेंट इन इन्वेंटरी में कोई दिन इंपेयरमेंट नहीं होता है, पर फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट कैलकुलेशन के लिए इन्वेंटरी प्लस होती है, पर इन्वेंटरी में कभी भी क्या होता है, इन्वेंटरी में कभी भी इंपेयरमेंट नहीं होता है, पर कैरिंग अमाउंट कैलकुलेशन के लिए इन्वेंटरी प्लस होती है। सर ये स्टेप्स जो मैंने बताया ना एकदम बच्चों जैसे है, वो एक एग्जाम्पल जो लिखा है ना नीचे उससे समझूंगा ना तो आराम से समझ आ जाएगा। पहले मुझे वो समझा लेने दो, फिर ना समझ आए तो मुझे बोलना, मैं वापस पूरा टॉपिक समझाऊंगा, ठीक है। इससे आपका 70-80% आपका इंपेयरमेंट खत्म हो चुका है, ठीक है। तो जल्दी से समझते हैं क्या है सर यहाँ पे। एग्जाम्पल, ऑन 31st March 2021 A Limited has CGU having following assets with their carrying amount as follow। सर मशीन ए है 5,25,000 रुपये की, मशीन ए है आपकी 5,25 की, मशीन बी 2.5 लाख, मशीन सी इन्वेंटरी एंड गुडविल। सर 5 टाइप की असेट है, वो सीधा CGU है मेरा, ये CGU है, उन्होंने बोल दिया है। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ CGU इज 10 लाख। सर रिकवरेबल अमाउंट पूरे CGU का 10 लाख रुपये उन्होंने दे दिया है। मशीन ए कैन बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट इंडिविजुअली। सर मशीन ए इंडिविजुअली टेस्ट हो चुका है, उसका रिकवरेबल अमाउंट 5 लाख रुपए। तो मतलब ये स्पेसिफिक वाला है, सेकंड पॉइंट में आ जाएगा। स्पेसिफिक वाला कैसे करना है मैं बता दूँ। कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस एंड कैलकुलेट रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच असेट आफ्टर इंपेयरमेंट। कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस एंड कैलकुलेट रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच असेट आफ्टर इंपेयरमेंट। इंपेयरमेंट करने के बाद आप ये चीज़ें मुझे बताओ, ठीक है। तो करते हैं। सर सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो क्या करो, कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करो। फर्स्ट स्टेप जो था कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करने का, मतलब सारी चीज़ का कैरिंग अमाउंट प्लस करने का। आई होप सो क्लियर है ये चीज़। तो सर वो चीज़ हम प्लस करते हैं। तो सर सब चीज़ का कैरिंग अमाउंट मैंने प्लस कर दिया। तो देखो 5,25, 2.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, मतलब 12,25,000 रुपये। सर कैरिंग अमाउंट मैंने फाइंड आउट कर लिया। कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करने के बाद उसका सिंपल है रिकवरेबल अमाउंट फाइंड आउट करो। रिकवरेबल अमाउंट उन्होंने 10 लाख रुपए लिखा था। सर मैंने बताया था, मैंने एक चीज़ लॉजिकली बताई कि कैरिंग अमाउंट जब आप फाइंड आउट कर रहे हो उसके अंदर इन्वेंटरी प्लस ज़रूर करना, पर इंपेयरमेंट करने जाओ तो अब इन्वेंटरी इंपेयरमेंट नहीं करनी है। क्लियर है। तो सबसे पहली चीज़ कैरिंग अमाउंट 5,25 है, 2.5 लाख है, 1 लाख है, 2 लाख है, 1,50,000 है। तो 12,25,000 मेरा कैरिंग अमाउंट है। उसके अंदर से रिकवरेबल अमाउंट 10 लाख रुपए है जो उन्होंने बता दिया है, ये रहा 10 लाख रुपए का रिकवरेबल अमाउंट है, ठीक है। तो सर कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, दैट मीन्स इंपेयरमेंट इज देयर। सर इंपेयरमेंट कितना है, तो इंपेयरमेंट फाइंड आउट कर दिया। इंपेयरमेंट लॉस 12,25,000 माइनस 10 लाख, मतलब 2,25,000 का इंपेयरमेंट लॉस है। चलो सर ठीक है, आपने बोल दिया तो 2,25,000 का इंपेयरमेंट लॉस है, ये तो समझ आ चुका। पर सर इंपेयरमेंट लॉस ये 2,25,000 रुपये का है। अब उसके अंदर हमें ये समझना पड़ेगा कि ये स्टेप जो लॉजिकली उन्होंने बताया उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो ठीक है सर, फर्स्ट उन्होंने बोला था कि पहला इंपेयरमेंट लॉस आपको गुडविल नील करना है, गुडविल को नील करना है। सर गुडविल कितना है, गुडविल 1,50,000 रुपये, उन्होंने जो बोला वही करना है। सर तो 1.5 लाख रुपये नील कर दो पहले। 2,25,000 का जो आपका क्या है इंपेयरमेंट लॉस है, उसमें से 1.5 लाख रुपये तो गुडविल में से माइनस करने, 1.5 लाख रुपए तो मैं गुडविल में से माइनस करूंगा। फिर उसके बाद स्पेसिफिक असेट में जाऊंगा, उसके बाद मैं किस में जाऊंगा, स्पेसिफिक असेट में जाऊंगा। स्पेसिफिक असेट मतलब क्या सर, स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है कि मशीन ए की वैल्यू 5 लाख हो चुकी है। कितनी थी, 5,25 थी, उसकी वैल्यू 5 लाख हो चुकी है, मतलब 25,000
उसमें इंडिविजुअली रिकवरेबल अमाउंट मतलब इंडिविजुअली इंपेयरमेंट लॉस हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है मशीन ए अप टू इंडिविजुअल इंपेयरमेंट लॉस दैट इज 5,000 रुपये, 25,000 रुपये, 25,000 रुपये। तो सर 1.5 लाख रुपये गुडविल में से नील किया, फिर 25,000 रुपये मशीन ए में से नील किया। तो सर ये दोनों तो इंडिविजुअली गए बाहर, ये दोनों इंडिविजुअली बाहर गए, इसको नील कर दिया और इसको मैंने इंडिविजुअली कर दिया। अब बचे कितने, मशीन बी, मशीन सी एंड इन्वेंटरी। सर इन्वेंटरी में इंपेयरमेंट हो नहीं सकता, तो ये दोनों की जो कैरिंग अमाउंट है, बचा हुआ जो इंपेयरमेंट लॉस है, सर 2,25,000 था, उसमें से मैंने 1,50,000 रुपये का गुडविल का इंपेयरमेंट मैंने ले लिया, दूसरा 25,000 का मशीन ए का इंपेयरमेंट ले लिया, मतलब 1,75,000। तो अब 50,000 रुपये का इंपेयरमेंट जो है वो इन दोनों की कैरिंग अमाउंट में चला जाएगा। सर ये प्रोसेस मैंने जो बताई थी वो की। अब मैं पूरी प्रोसेस लिख के बताता हूँ, तो सर ये लिख के बता दिया मैंने। सर सबसे पहले मैं रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो सर कैरिंग अमाउंट मैंने सब चीज़ों का कैरिंग अमाउंट पहले लिख दिया, सारी चीज़ों का कैरिंग अमाउंट 150, 525, 250, 1 लाख, 2 लाख एंड 12,50,000, ये मेरा कैरिंग अमाउंट मैंने लिखा। सबसे पहले उन्होंने बोला कि गुडविल को नील करो। सर हाँ, गुडविल को मैंने 1,50,000 पूरा का पूरा माइनस कर दिया, नील कर दिया। क्यों? क्योंकि सर 2,25,000 रुपये का मेरा क्या था, इंपेयरमेंट था, उसमें से 1.5 लाख गुडविल। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मशीन ए नाम की एक असेट है जो इंडिविजुअली उनका स्पेसिफिक असेट में कोई इंपेयरमेंट है तो वो खत्म करो पहले। तो सर हाँ ठीक है, स्पेसिफिक असेट में 25,000 था, वो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ इंपेयर कर रहा हूँ, तो 5 लाख हो जाएगी उसकी वैल्यू। अब बची हुई 3 एसेट है, उसमें से इन्वेंटरी को कैंसिल कर दो, क्योंकि इन्वेंटरी में कभी भी इंपेयरमेंट होता ही नहीं है। तो सर ये दोनों का क्या रेशियो बन रहा है कैरिंग अमाउंट का, तो ये दोनों का रेशियो बन रहा है 5:2 का रेशियो। तो सर 50,000 रुपये अब मेरा इंपेयरमेंट बचा, टोटल 2,25,000 का मेरा ये इंपेयरमेंट होना चाहिए। उसमें से यहाँ पे एक 25 और 25 यहाँ पे लिख चुका हूँ, तो यहाँ पे ये दोनों का मिला के 50,000 होना चाहिए। हाँ सर, तो वो 50,000 को 5:2 में बांट दो, तो इतना इतना इंपेयरमेंट दोनों का हो जाएगा। तो सर बाकी 2,15,000, 14,286 एंड 85,714 दैट विल बी योर आफ्टर इम्पेयरमेंट अमाउंट। तो इन दैट सिनारियो ये तीनों का टोटल क्या आ जाएगा आपका, ये चारों का टोटल मिला के आपका सीधा सीधा आ जाएगा 10 लाख रुपए। यहाँ पे 2 लाख भी लिखना पड़ेगा क्योंकि इम्पेयरमेंट इन्वेंटरी में नहीं होता। तो आपका 10 लाख रुपए आ जाएगा। किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ। ये पूरा एकदम इजी था, एकदम बच्चों जैसा था। इजी, सबको समझ आ गया? आगे बढ़ूं मैं? कोई डाउट नहीं है, अभी भी पूछ रहा हूँ।
मैं दिख रहा हूँ आपको? Am I audible? यस सर। और मैं दिख रहा हूँ क्या आपको? हाँ दिख रहा है। ओके ओके ओके, देन इट्स ओके, ठीक है। देखो, तो अभी तक मैंने जो समझाया उसमें कोई डाउट नहीं है, इजी लगा? कोई डाउट नहीं है इसमें? डाउट है तो पूछ लो। सुनाई तो दे रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, तो सारी चीज़ समझ आ चुकी? हाँ। ओके, तो मैं आगे बढ़ूँ? अब लास्ट टॉपिक पे जाऊँ मैं आगे? हाँ। ओके, चलो सर, सीजीयू में हमने ये देखा कि सर इम्पेयरमेंट कैसे करना है। सर सीजीयू में हमने ये देखा कि इम्पेयरमेंट कैसे करना है। तो अब सीजीयू में रिवर्सल भी तो हो सकता है। जैसे हमने नॉर्मल इम्पेयरमेंट किया, इंडिविजुअल एसेट में इम्पेयरमेंट किया और उसका रिवर्सल किया, तो वैसे ही जैसे इंडिविजुअल में मैंने क्या किया, इंडिविजुअली मैंने ये किया कि इंडिविजुअली अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं कि सर इंडिविजुअली मैंने कोई एसेट थी, उसके अंदर मैंने क्या किया, इंडिविजुअली मैंने इम्पेयरमेंट किया तो उसको रिवर्स कर दिया मैंने। तो सर सीजीयू में भी तो ऐसा हो सकता है, इंडिविजुअल सीजीयू के एसेट जो है उसको भी इम्पेयर करके उसको भी तो रिवर्स कर सकता हूँ मैं। तो ये चीज़ हो सकती है। हाँ सर, ये भी तो हो सकता है। तो सर उसमें भी रिवर्सल कैसे करना है वो यहाँ पे सीखना है। तो सर उसके लिए भी एग्जाम्पल है। उसके लिए पहले एग्जाम्पल समझ लो, फिर आप एक ही मिनट में जो चीज़ वहाँ पे बताइए ना वो पढ़ोगे ना तो आराम से हो जाएगा। सर एग्जाम्पल 4 जो मैंने समझाया आपको, एग्जाम्पल कंटिन्यूएशन टू एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 मैंने जो समझाया वही आपको कंटिन्यू सीखना है। यहाँ पे भले एग्जाम्पल 6 मैंने लिखा, ये एग्जाम्पल एक्चुअली 5 है, ठीक है। ये एग्जाम्पल 5 है, 5 कर देते हैं उसको, ठीक है। सर एग्जाम्पल 5 है। सर एग्जाम्पल 4 में हमने जो किया वही याद करना है, उसी को कंटिन्यू रखना है। सर इन कंटिन्यूएशन टू एग्जाम्पल 4 अगर रिवर्सल होगा तो कैसे करना है रिवर्सल, वो समझा रहा हूँ। बहुत ईजी है, एकदम बच्चों जैसा है। In remaining useful life of each machine on 31st March 2011 was 10 years. सर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आपकी 10 साल की है। ऑन 31st March 2012 रिकवरेबल अमाउंट of CGU becomes 11 lakh and recoverable amount of machine A becomes 4,80,000. Calculate reversal of impairment loss and the revised carrying amount after reversal. सर अब रिवाइज कैरिंग अमाउंट हमें फाइंड आउट करके दो। तो सर रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैसे हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें स्टेप 1 क्या करना है यहाँ पे वो मैं समझाता हूँ। एक एक पॉइंट समझाऊंगा इजीली तो समझ आ जाएगा। सर सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच एसेट इन सीजीयू ऑन द डेट ऑफ रिवर्सल। सर हमें तो यही फाइंड आउट करना है, मैंने यही स्टेप बताया था कि अगर रिवर्सल करना है आपको तो जिस दिन रिवर्सल करना है उस दिन मुझे कैरिंग अमाउंट भी चाहिए और उस दिन मुझे रिकवरेबल अमाउंट भी चाहिए। आई होप सो क्लियर है वो चीज़। तो सर मुझे कैरिंग अमाउंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और रिकवरेबल अमाउंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितना मुझे रिवर्सल करना है। हाँ सर ठीक है। तो सर इसके पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था 31st मार्च 2011, यहाँ पे 11 समझ लो, ठीक है। 31st मार्च 2011 यहाँ पे 11 कर देता है, ठीक है। तो 31st मार्च 2011 के दिन हमारी ये एसेट थी। 31st मार्च 2011 के दिन हमारी ये एसेट थी, इसके अंदर मैंने इम्पेयरमेंट किया था। तो सर इम्पेयरमेंट कुछ इस तरह सा था, तो मेरा 10 लाख रुपए का मेरा कैरिंग अमाउंट हो गया था। सोच लो 10 लाख रुपए का मेरा कैरिंग अमाउंट हो गया था जो मैंने किया था।
हाँ सर, 10 लाख रुपए का कैरिंग अमाउंट मेरा हो चुका था। सर अब उन्होंने आगे बढ़ाया है सम को कि सर 10 लाख रुपए का आपका जो कैरिंग अमाउंट था वो मैंने लिख दिया कि कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस, यहाँ पे पहले मैंने लिख दिया कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 लाख जो अमाउंट था। अब मेरा वही कैरिंग अमाउंट हो गया, सोच लो, रिवाइज कैरिंग अमाउंट जो था वही मेरा कैरिंग अमाउंट हो गया स्टार्टिंग पर्पस के लिए, तो स्टार्टिंग पर्पस के लिए तो वही हो गया। हाँ सर ठीक है, कोई इशू नहीं है। सर अब थोड़ा ध्यान से समझो, सर उन्होंने बोला है कि आपका अभी जो कैरिंग अमाउंट है, थोड़ा ध्यान से समझो, इस साल अब मेरा कुछ डेप्रिसिएशन होगा क्योंकि कैरिंग अमाउंट मुझे तो लानी है ना। सर मेरे पास जो अमाउंट है वो 31 मार्च 2011 की है, ये जो अमाउंट है वो 31 मार्च 2011 की है। मुझे कैरिंग अमाउंट कौन से दिन की चाहिए? 31 मार्च 2012 की चाहिए, 31 मार्च 2012 की चाहिए। जिस दिन आपको रिवर्सल करना है या जिस दिन चेक करना है उस दिन की करेंट अमाउंट कैरिंग अमाउंट चाहिए मुझे, तो उस दिन का कैरिंग अमाउंट मुझे लाना है, उस दिन का कैरिंग अमाउंट मुझे लाना है, तो उस दिन मुझे क्या करना पड़ेगा, उस दिन तक मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो सर उस दिन तक का मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो ठीक है सर, मेरे पास गुडविल थी ही नहीं, मेरे पास जो मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी है, इन्वेंटरी के ऊपर डेप्रीशिएशन आता नहीं है। तो सर मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी के ऊपर मैंने डेप्रीशिएशन 1 साल का किया। क्यों? क्योंकि सर 31 मार्च 2012 तक मुझे जाना है, करंट एसेट्स को लेके जाना है मुझे। जिस दिन मुझे रिवर्सल करना है उस दिन तक मुझे करंट एसेट्स को लेके जाना पड़ेगा। आई होप सो क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ वो। सर उस दिन मुझे करंट एसेट्स को लेके जाना है, तो सर उस दिन तक मैं लेके जाऊँगा। अब उन्होंने बोला है कि सर 31 मार्च 2011 के दिन आपकी रिमेनिंग लाइफ 10 साल की है, रिमेनिंग लाइफ आपकी 10 साल की है। तो सबको डिवाइड बाय 10 कर दिया तो मेरा डेप्रीशिएशन का फिगर आ गया कि नहीं आ गया? सर आ गया मेरा डेप्रीशिएशन का फिगर 50,000, ये सब कुछ आ गया। क्लियर है सर? मेरा ये फिगर आ गया, ये फिगर और ये फिगर, मतलब 80,000 रुपये का डेप्रीशिएशन हो गया। और अब मेरा कैरिंग अमाउंट कितना दिख रहा है? 9,20,000। ये चारों चीज़ों माइनस करके लिखा और ये माइनस करे बिना लिखा, तो अब मेरा कैरिंग अमाउंट 9,20,000 हो गया। सर तो मैंने फर्स्ट स्टेप क्या किया? सर फर्स्ट स्टेप मुझे ये करना है कि इंडिविजुअल एसेट को डेप्रीशिएशन करके कैरिंग अमाउंट तक लेके जाओ जिस दिन के आपके पास रिकवरेबल अमाउंट वैल्यू हो, कैश जनरेटिंग यूनिट का तो टोटल करके, तो कैरिंग अमाउंट मैं उस तक लेके गया। सर अब कैरिंग अमाउंट मेरा कितना है? थोड़ा ध्यान से समझना सर, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे कैरिंग अमाउंट मेरा 9,20,000 है, रिकवरेबल अमाउंट कितना है उस दिन? 11 लाख है। तो सर मेरा नॉर्मली समझने जाऊं तो कैरिंग अमाउंट इज लेस देन रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट 920 है, रिकवरेबल अमाउंट 11 लाख है, मतलब सर 1,80,000 का रिकवरी हो सकता है, मैक्सिमम 1,80,000 रिकवर मैं कर सकता हूँ, रिवर्सल हो सकता है। पर थोड़ा ध्यान से सर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सर, यहाँ पे सपोज यहाँ पे अब जब रिवर्सल आता है ना, तो रिवर्सल के लिए थोड़ी चीज़ यहाँ पे थोड़ा डाइसी समझना, मतलब थोड़ी चीज़ हमें क्या करना, लॉजिकली समझनी पड़ेगी रिवर्सल के लिए। सर रिवर्सल करना है तो उसके लिए क्या स्टेप है पहले वो मैं समझा देता हूँ। रिवर्सल के लिए, सिर्फ स्पेसिफिक रिवर्सल के लिए, हाँ अब रिवर्सल हुआ, यहां तक मैंने समझा दिया आपको, यहां तक मैंने आपको समझा दिया। सर मुझे क्या करना पड़ेगा? स्टेप लेने पड़ेंगे, कैश कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो मैंने समझा दिया आपको। कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, मैक्सिमम रिवर्सल कितना हो सकता है वो भी मैंने फाइंड आउट करवा दिया। कितना? 1,80,000 का मैक्सिमम रिवर्सल हो सकता है, वो भी मैंने फाइंड आउट करवा दिया। अब सर जब 1,80,000 रिवर्सल करना है तो रिवर्सल का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, वो उन्होंने जो बताया ना वो पूरा का पूरा एकदम परफेक्टली याद होना चाहिए। तो उन्होंने जो बोला है वो थोड़ा ध्यान से समझना। उन्होंने क्या बोला है? सर रिवर्सल विल बी डन एज फॉलो, क्या? टू दैट एसेट फॉर विच रिकवरेबल अमाउंट अवेलेबल इंडिविजुअली। सबसे पहले आपको जिसका इंडिविजुअली असेट का रिवर्सल पता है उस असेट का रिवर्सल करो। पहले इंडिविजुअली जिस असेट का पता है उसका रिवर्सल करो। फिर उसके बाद बोला है रिमेनिंग इन ऑल अदर एसेट इन द रेशियो ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ रिवर्सल। सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले आप रिवर्सल किसका करोगे? इंडिविजुअली जिसका रिवर्सल हो रहा है वो इंडिविजुअल रिवर्सल करो, फिर रिमेनिंग असेट में बांट दो, बस इतना ही प्रोसीजर है। तो सर अब यहाँ पे थोड़ा आ जाता है। सर पहले मैंने कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट किया 9,20,000, रिकवरेबल अमाउंट 11 लाख किया, तो 1,80,000 का मेरा क्या था? रिवर्सल था।
अब इंडिविजुअल, अब मैं 1,80,000 का मेरा मैक्सिमम पॉसिबल रिवर्सल है। सर इंडिविजुअली किसी का रिवर्सल हो रहा है? हाँ सर, मशीन ए का इंडिविजुअली रिवर्सल हो रहा है। मशीन ए उन्होंने बोला बिकम्स 4,80,000, पर सर अब इंडिविजुअली जिसका रिवर्सल हो रहा है तो इंडिविजुअल रिवर्सल के रूल लगाने पड़ेंगे मुझे, इंडिविजुअल रिवर्सल के रूल लगाने पड़ेंगे। हाँ सर, इंडिविजुअल रिवर्सल के रूल लगाने तो पड़ेंगे मुझे। थोड़ा ध्यान से सर, इंडिविजुअल रिवर्सल का रूल क्या था? इंडिविजुअल रिवर्सल का रूल था सर, पहले लेफ्ट साइड के ऊपर रिकवरेबल अमाउंट लिखो 4,80,000, फिर राइट साइड के ऊपर लिखो अगर इसके ऊपर डेप्रीशिएशन, अगर इसके ऊपर इम्पेयरमेंट होता ही नहीं तो कितनी वैल्यू इसकी होती आज। इसके ऊपर रिवर्सल होता ही नहीं, मतलब इम्पेयरमेंट होता ही नहीं तो आज उसकी वैल्यू क्या होती। थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो सर इसके ऊपर रिवर्सल नहीं होता तो सर पिछले सम में उसकी वैल्यू थी कितनी रुपए थी? 5,25,000 रुपये। थोड़ा ध्यान से समझना। तो 5,25,000 रुपये उसकी 31 मतलब 1/4/2011 के दिन उसकी क्या थी? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4/2011 के दिन उसकी WDV क्या थी? 5,25,000 रुपये की थी। हाँ सर, आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? एज पर आर सम 31 मार्च 2012 है, मतलब 1 साल कंप्लीट हुआ। 1 साल कंप्लीट हुआ तो अगर इम्पेयरमेंट नहीं होता उसके ऊपर तो उसका डेप्रिसिएशन क्या होता? तो सर 5,25,000 का कॉस्ट है, उसके ऊपर 52,500 का डेप्रिसिएशन लगता कि नहीं? 10 साल का डेप्रिसिएशन लगता, डिवाइड बाई 10 करता मैं, तो सर 52,500, तो उसका कैरिंग अमाउंट क्या होता? 4,72,500। इन दोनों में से जो लोअर होगा उतने तक ही आप रिवर्स कर सकते हो मशीन ए को। इंडिविजुअल रिवर्सल है तो इंडिविजुअल का रूल लगना ही चाहिए सर, इंडिविजुअल रिवर्सल है तो इंडिविजुअल का रूल लगना ही चाहिए सर, करेक्ट है। तो सर इंडिविजुअली मैं रिवर्स कर रहा हूँ तो इंडिविजुअल का जो रूल था वो मैंने लगा दिया सर। तो इंडिविजुअल रिवर्सल कितने तक मैं लेके जा सकता हूँ? तो लेफ्ट साइड रिकवरेबल अमाउंट लिखो, राइट साइड पे अगर ये इम्पेयरमेंट नहीं होता तो उसकी WDV क्या होती वो बताओ। विच एवर इज लोअर होगा वहाँ तक ही मैं तो मशीन ए को इम्पेयर करूँगा, रिवर्सल करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो सर मशीन ए विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से लोअर कौन सा है सर? 472,500। तो मतलब मैं प्लस करके आज मशीन ए की वैल्यू 450 है, आज मशीन ए की वैल्यू 450 अगर रिवर्स करके लेके जाऊंगा तो भी मैं उसको कहाँ तक लेके जा सकता? 472,500, मतलब 22,500 ही उसके अंदर प्लस कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं प्लस नहीं कर सकता। आई होप सो क्लियर है ये चीज़। किसी को इसमें डाउट है? मैंने इंडिविजुअल की पहले बताई, रिवाइज हो गया, ऐसे समझ लो। सबसे पहले इंडिविजुअली जिसका पता है इंडिविजुअली रिवर्सल करो, फिर उसके बाद बचा हुआ है वो बचे हुए में रिवर्सल कर दो। किसी को डाउट है इसमें? डाउट है किसी को? हाँ या ना में तो आंसर करो, मुझे नहीं समझ आ रहा है। करेक्ट है सबका? सबका? सुल्ताना ने तो हाँ बोल दिया, राकेश सर आप और ओके 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 ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सर इंडिविजुअली मैंने इम्पेयर कर दिया, तो इंडिविजुअली मशीन ए को मैं इम्पेयर कितना करूंगा? 22,500 करूंगा। सर अब उन्होंने बोला है कि बचा हुआ जो इम्पेयरमेंट है ना सर, टोटल इम्पेयरमेंट कितना होना चाहिए? रिवर्सल कितना होना चाहिए? 180। 180 में से मैं मशीन ए में 22,500 बढ़ा चुका हूँ, तो अब रिमेनिंग रिवर्सल जो है 1,57,500 वो किस में होना चाहिए? तो सर मशीन ए का रिवर्सल हो गया, मशीन ए का रिवर्सल इंडिविजुअली हो गया। गुडविल में आप रिवर्सल कर नहीं सकते, गुडविल में आप कुछ भी रिवर्सल नहीं कर सकते, पहले ही बोल देता हूँ, गुडविल में नो रिवर्सल, गुडविल में रिवर्सल कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुडविल वापस कैसे आएगी? नो पॉसिबिलिटी नहीं है। इन्वेंटरी में रिवर्सल आप डाल नहीं सकते अभी, ठीक है। तो ऑन दैट सिनारियो सर मशीन बी एंड मशीन सी, मशीन बी एंड मशीन सी बचा। अब मशीन बी एंड मशीन सी में सर उन्होंने बोला है कि रिमेनिंग रिवर्सल सर 1,80,000 का टोटल रिवर्सल है, उसमें से 22,500 का रिवर्सल ए में हो चुका है, तो बाकी का रिवर्सल 1,57,500 वो मुझे बढ़ाना है।
वो मुझे क्या है, बढ़ाना है। तो सर वो मुझे बढ़ाना है तो किस में बढ़ाऊंगा, बी एन सी में। तो बी एन सी की जो क्या होगी, डब्ल्यू डी वी होगी, उसमें बढ़ाना पड़ेगा। तो सर डब्ल्यू डी वी ये रही, इस रेशियो में मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, उनकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो वो रेशियो कौन सा है सर, 5:2 का रेशियो है उन दोनों का, ये दोनों का रेशियो 5:2। तो 1,57,500 इंटू 5 डिवाइड बाई 7 दैट इज 1,12,500। 1,57,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 7 दैट इज 45,000। तो सर 1,12,500 बी में बढ़ा दो और 45,000 सी में बढ़ा दो। लेकिन चेक करो इंडिविजुअली, चेक करो इंडिविजुअली, थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे भी चेक तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से। सर मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है, थोड़ा ध्यान से। सर मैक्सिमम रिकवर होके सर बढ़ कितना सकता है, 1,12,500 एंड 45,000 बढ़ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से, सर कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन बी एंड सी इफ नेवर इम्पेयर्ड, यहाँ पे भी चेक तो करना ही पड़ेगा, रिवर्सल में चेक तो करना ही पड़ेगा कि मैक्सिमम कितना। अगर ये इम्पेयर नहीं होता, अगर ये इम्पेयर नहीं होता तो इसका WDV क्या होता, वो मुझे चेक करना है। तो सर इम्पेयर नहीं होता, सर अगर ये इम्पेयर नहीं होता तो सर 2,50,000 रुपये मशीन बी की वैल्यू है, 1,00,000 रुपये मशीन सी की वैल्यू है। सर ये दोनों को 1 साल का डेप्रिसिएशन करूँ मैं, इम्पेयर हुआ ही नहीं है वो सोच के, सर इम्पेयर नहीं हुआ है वो सोच के उसका डेप्रिसिएशन मैंने किया। तो 10 साल मतलब 1 साल का 25,000, इसका 1 साल का 10,000, तो इसका 2,25,000, इसका 90,000। सर आज की उसकी वैल्यू 2,25,000, मैक्सिमम 2,25,000 तक जा सकती है। आज की इसकी वैल्यू 90,000 तक जा सकती है, इसके ज़्यादा नहीं जा सकती। थोड़ा ध्यान से सर इंडिविजुअली समझाता हूँ, आप बोलोगे कि सर ये थोड़ा क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो सर थोड़ा समझते हैं इंडिविजुअली। सर मशीन बी का वैल्यू कितना था, इंडिविजुअली मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। सर मशीन बी का वैल्यू कितना था, मशीन बी का वैल्यू कितना था सर 2,50,000 रुपये था, ठीक है। सर मशीन बी का वैल्यू 2,50,000 रुपये था। अगर मैं 1 साल तक उसका अगर इम्पेयरमेंट नहीं होता तो उसका डेप्रिसिएशन वाला फिगर 25,000 होता। तो सर 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 2,25,000 तक जाती। मतलब सर अगर मैं इंडिविजुअली जाता, थोड़ा ध्यान से समझना, इंडिविजुअली जाता तो इसका रिकवरेबल अमाउंट और यहाँ पे उसकी WDV लिखता, इफ़ इट वॉज नेवर इम्पेयर्ड। तो यहाँ पे 2,25,000 लिखता और यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या लिखता सर, उसकी वैल्यू में ये लिखता कि 1,12,500 रुपये बढ़ा के लिखता, 1,12,500 रुपये बढ़ा के लिखता। तो 1,12,500 रुपये में क्या कर दूंगा, यहाँ पे बढ़ा दूंगा। तो उन्होंने ये बोला कि सर मैक्सिमम 2,25,000 तक उसकी वैल्यू जा सकती है। यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू आज कितनी है, 1,92,857 है, ठीक है। उसके अंदर मुझे कितना बढ़ाने को बोल रहा है, ये 1,12,500 रुपये बढ़ाने को बोल रहा है। तो अगर ये बढ़ा दूंगा मैं तो ये 2,25,000 से ज़्यादा ही होने वाली है। आपको कैलसी पे करके बताता हूँ। अगर मैं रिवर्सल कर रहा हूँ इंडिविजुअली थोड़ा सोच के कि सर आज अगर मैं रिवर्सल कर रहा हूँ तो कैलसी पे मैं कैलकुलेट करते हैं। सर हमारी वैल्यू 192,857 प्लस कितना है इंडिविजुअली रिवर्सल 1,12,500 आया। सर कितना जा रहा है 3,05,357 मशीन बी के बारे में। तो मैंने क्या बोला था, इंडिविजुअली अगर देखें तो विच एवर इज लोअर होगा वहाँ तक ही आप जा सकते हो। सर 2,25,000 तक ही आप जा सकते हो। मतलब सर अगर रिवर्सल करना है तो मैक्सिमम आप 2,25,000 तक ही जा सकते हो। तो सर आज उसकी वैल्यू कितनी थी 1,92,857, उसको लेके जाओ 2,25,000 तक, तो 32,143 ही क्या कर सकते हो आप, रिवाइज कर सकते हो। उससे ज़्यादा रिवाइज नहीं कर सकते इंडिविजुअली बी में। अब सी में देखते हैं। सर सी का रिकवरेबल अमाउंट कितना होना चाहिए और उसका WDV। सर सी का WDV आपको पता चल गया कि आज अगर इम्पेयर नहीं होता तो उसका WDV कितना होना चाहिए था 90,000। तो राइट साइड के ऊपर मैंने 90,000 लिखा। हमारे हिसाब से उसकी रिकवरेबल अमाउंट कितना होना चाहिए वो लिख देते हैं। सर हमारे हिसाब से आज उसकी वैल्यू 45,000 बढ़नी चाहिए, 45,000 बढ़नी चाहिए। सर ठीक है 45,000 बढ़ाते हैं आज। मशीन सी 77,143 प्लस 45,000 कितना आ रहा है 1,22,143। पर इन दोनों में से तो विच एवर इज लोअर होगा वहाँ तक ही मैं तो जा सकता हूँ। तो ठीक है सर 90,000 तक ही मैं तो जा सकता हूँ।
आज कितनी वैल्यू है 77,143, तो माइनस करेंगे तो सर इतना ही बढ़ा सकता हूँ, मतलब 12,857 ही मैं तो बढ़ा सकता हूँ, उससे ज़्यादा बढ़ा सकता नहीं हूँ। आई होप सो क्लियर है ये चीज़। तो सर अब मैं इसको लिख के बताऊँ, तो सर अब मैं लिख के बताता हूँ। तो कैरिंग अमाउंट मेरा कितना था, ये चारों जगह का कैरिंग अमाउंट, वापस मैं पूरा सम बताऊंगा, एक बारी फटाफट से रिकैप करवा दूंगा, डोंट वरी। सर 450, 192, 857, 77,143, 2 लाख लिख दिया, ठीक है। अब सर रिवर्सल किया, तो पहले इंडिविजुअल रिवर्सल था वो मैंने कर दिया 22,500, वो इंडिविजुअल रिवर्सल किया। फिर बी एंड सी का रिवर्सल मैंने कर दिया 32,143 एंड 12,857 दोनों का कर दिया। इन्वेंटरी का रिवर्सल आप नहीं कर सकते, यहाँ पे 9,87,500 वुड बी योर रिवर्सल आफ्टर रिवर्सल अमाउंट, प्लस किया है हाँ मैंने। अब यहाँ पे देखो पढ़ाता हूँ मैं, क्लियर है? किसी को कुछ छोटा भी डाउट हो तो मुझे बता दो, बाकी मैं रिकैप तो पूरा फटाफट से करवा ही दूंगा। ये पूरा एस खत्म हो गया आपका, इंडेस 36 आपने समझ लिया। सबको समझ आ गया? मैं सबको पूछ रहा हूँ, आप माइक ऑन कर से बता सकते हो, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो। कोई डाउट है? देखो आपको डाउट हो तो यू कैन इंडिविजुअली पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई विल गिव यू आंसर, ओके? व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, कोई इशू नहीं। सबको समझ आ गया? तो मुझे वापस रिकैप देने की ज़रूरत है तो मैं रिकैप दूं। एक बार शॉर्ट में बता दो। हाँ ठीक है, चलो शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है, रिकैप करवा देता हूँ। देखो उन्होंने क्या बोला, सर एग्जाम्पल 5 कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जाम्पल 4, उन्होंने बोला कि एग्जाम्पल 4 को आप कंटिन्यू करो। एग्जाम्पल 4 का स्टार्टिंग पॉइंट था 31 मार्च 2011, मतलब 1/4/2011 आपका, वहाँ पे हमने वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, तो वहाँ पे हमने इम्पेयरमेंट किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि एट द 31 मार्च 2011 हमारा 10 साल की रिमेनिंग लाइफ ऑफ असेट 10 साल है। ऑन 31 मार्च 2012 उन्होंने बोला, एक साल के बाद उन्होंने बोला कि अब आपकी CGU की वैल्यू अब 11 लाख हो चुकी है। अब 11 लाख हो चुकी है तो हमें इम्पेयरमेंट टेस्ट तो करना पड़ेगा। तो सर मैंने देखा कि सर इम्पेयरमेंट टेस्ट अगर मैं करूंगा तो कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट मुझे कौन से दिन के चाहिए, 31 मार्च 2012 के चाहिए। तो 31 मार्च 2012 के जो भी अमाउंट है वो मुझे लाने पड़ेंगे। तो सर मेरे पास 31/3/2011 का अमाउंट मैंने इम्पेयरमेंट लॉस करके वहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ था, उसके अंदर एक साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँ मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 31/3/2012 का अमाउंट मुझे मिल जाएगा। सिंपल है। तो 31/3/2012 का अमाउंट मैंने लेके आ गया। मैंने इंडिविजुअली 10 साल का डेप्रिसिएशन था तो 10 साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पे, सॉरी 1 साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस किया, तो मुझे 31/3/2012 की वैल्यू मिल गई। सर उससे मुझे ये पता चल गया कि मुझे कितना रिवर्स करना है, कितना मुझे रिवर्स करना है। तो कितना रिवर्स करना है वो मैंने फाइंड आउट किया। सर कितना रिवर्स करना है वो अगर मैं फाइंड आउट करूँगा तो पता चल गया कि कैरिंग अमाउंट मेरा 9,20,000 है, कैरिंग अमाउंट मेरा 9,20,000 है, रिकवरेबल अमाउंट मेरा 11 लाख है। तो सर 1,80,000 का मुझे क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। पर सर रिवर्सल के लिए बहुत सिंपल रूल है। रिवर्सल के लिए उन्होंने ऐसा बोला है कि रिवर्सल किसका करो, सबसे पहले स्पेसिफिक असेट का रिवर्सल करो एंड फिर बची हुई असेट में उसका रिवर्सल करो। तो सर स्पेसिफिक रिवर्सल के लिए उन्होंने बोला था कि स्पेसिफिकली एक असेट ऐसी है जिसका रिवर्सल हो रहा है, स्पेसिफिकली 4,80,000 पे उसकी वैल्यू चली गई है। सर आज की उसकी वैल्यू कितनी है, मशीन ए की 450 है,
पर 480 चली गई है। पर सर रिवर्सल के लिए हमारा रूल है, रिवर्सल के लिए मैक्सिमम उतना ही रिवर्सल हो सकता है कि अगर वो इम्पेयरमेंट नहीं होता, या तो रिकवरेबल अमाउंट या तो इम्पेयरमेंट अगर नहीं होता तो उसका अमाउंट क्या होता आज का, वो अमाउंट में से विच एवर इज लोअर होगा तब वहाँ तक ही आप रिकवर कर सकते हो, रिवर्सल कर सकते हो। तो सर मशीन ए को मैंने इंडिविजुअली चेक किया कि सर उसका रिकवरेबल अमाउंट 4,80,000 है, पर उसके ऊपर अगर मैं इम्पेयरमेंट नहीं करता तो आज की उसकी WDV क्या होती वो मैंने लेके आया। तो सर विच एवर इज लोअर मतलब 4,72,500, तो सर 4,72,500 माइनस 4,50,000 आज की वैल्यू माइनस कर दी। तो सर उसके अंदर मैं 22,500 रुपये इंक्रीज़ करूँगा, ये रहा 22,500 रुपये मैंने इंक्रीज़ कर दिया। सर इंडिविजुअली हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे दोनों का क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। अब मुझे रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग मेरा जो इम्पेयरमेंट रिवर्सल है वो रिमेनिंग एसेट में क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सर रिमेनिंग मेरा क्या था, सर 1,80,000 में से 22,500 तो मैंने रिवर्सल कर दिया, तो अब 1,50,000 7,500 दो एसेट में जाना चाहिए। इन्वेंटरी में रिवर्सल में नहीं कर सकता, सिंपल एज दैट, इन्वेंटरी में मैं रिवर्सल नहीं कर सकता। तो बची हुई एसेट कौन सी है, मशीन ए एंड मशीन बी एंड मशीन सी। गुडविल में इम्पेयरमेंट रिवर्सल अलाउड ही नहीं है, गुडविल में इम्पेयरमेंट रिवर्सल हो ही नहीं सकता, पहले ही मैं बोल देता हूँ, गुडविल में रिवर्सल नहीं हो सकता, इट इज़ इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकल। कैसे रिवर्सल हो जाएगा गुडविल में, गुडविल की वैल्यू 0 हो गई है, वापस कैसे आएगी वैल्यू, वापस बढ़ ही नहीं सकती जब तक आप परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन दैट सिनेरियो हमें क्या करना है, सर रिवर्सल अब उनके WDV के रेशियो में, तो WDV जो रेशियो है 5:2 का रेशियो है, उसके अंदर रिवर्सल मैंने बांट दिया, पर सर इंडिविजुअली मुझे चेक तो करना पड़ेगा उसको। अब रिवर्सल का जो रूल है वो तो लगना पड़ेगा ना सर। तो रिवर्सल का रूल मेरा क्या है, सर रिवर्सल का रूल है कि मशीन बी, पहले मैंने रिवर्सल को बांट दिया, तो 1,50,500 इंटू 5/7, तो 1,12,500 मशीन बी में बढ़ाना है, और मशीन सी में 1,57,500 इंटू 2/7 दैट इज 45,000 मशीन सी में बढ़ाना है। पर सर उन्होंने बोल दिया कि अब इंडिविजुअली सर उसकी WDV अगर इम्पेयरमेंट नहीं होता तो भी कितनी होती, वहाँ तक ही मुझे तो उसको लेना है। तो इन दैट सिनेरियो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन्होंने बोल दिया कि सर मशीन बी अगर इम्पेयरमेंट, मशीन बी के बारे में मैंने सोचा कि सर अगर इम्पेयरमेंट, अगर उसकी रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ गई है आज के हिसाब से, रिकवरेबल होगा तो उसकी फुल अमाउंट क्या होगी। तो सर मैंने क्या किया, अगर रिकवरेबल फुल अमाउंट से होता तो 192,857 प्लस उसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है 1,12,500, तो सर उसकी रिकवरेबल अमाउंट 3,05,357 होगी। पर मैक्सिमम तो उसका 225 तक ही जा सकता है, अगर इम्पेयरमेंट नहीं होता तो उसकी वैल्यू 250 माइनस 25,000 दैट इज 2,25,000 ही बचने वाली है। तो 225 से ऊपर उसका रिवर्सल नहीं जाना चाहिए, 225 से ऊपर उसका रिवर्सल नहीं जाना चाहिए, सिंपल है। तो सर 225 माइनस 1,92,500 मैंने किया, तो 32,143 मतलब 1,12,500 पूरा मैं नहीं बढ़ा सकता, 32,143 ही बढ़ा सकता, उतना ही मैं तो बढ़ाऊंगा। एंड सेम गोज विथ सी, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बढ़ा दिया वैल्यू, ये मेरा आंसर आ गया। एक बारी रिवाइज करना, फिर भी ना समझ आए तो मुझे बोलना, वापस मैं रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है। आपकी बुक में जो सम दिए है वो तो प्रैक्टिस करना ही करना, फिर एक PDF बना के अलग से PDF जो बनाई है मैंने वो भी आपको शेयर करता रहूँगा, नेक्स्ट वीक में शेयर करूँगा मैं सारी PDF, तो वो भी प्रैक्टिस करना, दैट वुड बी मोर हेल्पफुल, बहुत मज़ा आएगा आपको। और सम्स भी एग्जामिनेशन में वही आते हैं जो मैं नॉर्मली प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा एडिशनल वीडियोस अगर मैं पॉसिबल हुआ तो एक्स्ट्रा एडिशनल सम्स प्रैक्टिस के वीडियोस भी मैं आपको देता रहूँगा, क्लियर। किसी को डाउट हो तो मुझे बोल दो। ओके ओके ओके, सो देन विल मीट। तो ये टाइम अच्छा है आपके लिए, संडे को ये टाइम अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह मेरे अदर कमिटमेंट्स थोड़े होते हैं, अपने खुद की क्लास पे जाना पड़ता है, इसी वजह से। इज इट ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हम नॉर्मली 4:15 4:30 के अराउंड मिलेंगे, 4 घंटे अच्छे से पढ़ेंगे एंड विल मूव फर्दर, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शेयर बेस्ड पेमेंट करेंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट के बाद हम कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। शेयर बेस्ड पेमेंट करेंगे, एक छोटा सा इंडेस 113 कर लेंगे, तो ख़त्म हो जाएगा। शेयर बेस्ड पेमेंट के सम्स भी मुझे करवाने पड़ेंगे, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। आई होप सो क्लियर है वो चीज़, डन।
Yes. ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्रैक्टिस करना जो मैं पीडीएफ्स भेजूँ। डन है, जितने इंपॉर्टेंट वाले पीडीएफ्स होंगे इन डेज होंगे उसकी मैं पीडीएफ भेजूंगा, उसको प्रैक्टिस कर लेना, बाकी को हाथ मत लगाना फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। थियरीज आपको मैं बता देता हूँ, थियरीज गवर्नमेंट अकाउंटिंग लास्ट के 2 चैप्टर जो है थियरी के वो अच्छे से करने हैं, ठीक है, वो अच्छे से करने हैं। उसको मैं उसके लिए स्पेसिफिकली अलग से लेक्चर में ले लूँगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम फॉर थियरीज। हाँ ठीक, थियरी आपकी आएगी ही आएगी, नो डाउट, पर आई वांट टू गिव मोर टाइम फॉर कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन, ठीक है। थियरीज के लिए अलग से हम लेक्चर्स ले लेंगे। डन? Yes, sir. Thank you, sir, for next. ओके, आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया है पूरा। ओके, समझ आ रहा है ना सब कुछ, ऐसा नहीं है ना? Yes, sir. ओके, दिस इज माई फर्स्ट टाइम फॉर ऑनलाइन, ऑनलाइन मेरा फर्स्ट टाइम है, इसी वजह से थोड़ा पूछना पड़ता है मुझे। तो स्पीड सही है ना? Yes, sir. ओके ओके ओके, थैंक यू Yes. सो मच। Perfect. ओके ओके ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।